10 दिन तक सिर्फ यही चलता रहा, मुकेश साहनी को कितनी सीटें चाहिए, मुकेश साहनी की वजह से गठबंधन की सीटों का ऐलान नहीं हो रहा है, मुकेश साहनी अड़े हैं कि पहले डिप्टी सीएम पर नाम हमारा तय करो। आपके बयान में देख रहा था कि आपने 2 महीने में अपने बारे में 27-28 बार अपनी दावेदारी सार्वजनिक जगह पर, अपने भाषण में, बयान में, बाइट में, सब जगह कहा। हाँ। आप इसी मौर्या होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, पहले 12 बजे, फिर शाम को 4 बजे। मैं मौर्या होटल के बाहर 2 बार आया अपनी टीम के साथ, दोनों बार लौट के गया। उसके बाद यही मौर्या होटल पर ठीक 3:55 पे मुझे बताया गया कि अब 6 बजे ताज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सही बता रहा हूँ। हाँ। मैं भाग के ताज होटल गया पूरी टीम के साथ, 1 घंटा वो आ रहा है, 200 लोग आपके भी खड़े थे, वहां से वापस में बात कर रहे थे, पता नहीं गठबंधन होगा नहीं होगा, मुकेश साहनी जी की बात कांग्रेस या आरजेडी नहीं मान रही है। ताज होटल में बताया गया उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुकिंग नहीं, मैनेजर सब बाहर आ गए कि सर आप लोग चले जाइए, यहाँ कोई पीसी नहीं। तो उस दिन क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाह रहे थे जो आप यहाँ से मौर्या से लेकर ताज तक ये 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंस होना और कैंसिल होना? से हुआ कि भाई नहीं, थोड़ा आप आज पीछे हट जाइए, थोड़ा आप आगे आ जाइए, तो इस तरीके से चर्चा हुआ। फिर लास्ट में जाके हम लोग सहमति बना लिए, तो अब 20 वो पर चीज को छोड़ दी। नहीं 20 पर जो खूटा गाड़ा था, आप पीछे हटकर 5-15 पर आए। उसके बाद आपने कोई डील की। उस सरकार में भागीदारी एक मल्ला के बेटा को मिले तो कोई तकलीफ है? बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं, आगे बात करते हैं हम। लेकिन उस दिन 14 तारीख को ऐसी स्थिति थी, मेक और ब्रेक जैसी स्थिति थी कि अगर मुकेश साहनी की बात नहीं मानी गई या मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करने पर सहमति नहीं हुई तो वो ब्रेक कर सकते हैं, सेपरेट अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं। नहीं। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, आपको डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया गया, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुसलमान का भी चेहरा घोषित किया जा सकता था। भाई 2.5% मल्लाह समाज के नुमाइंदे मुकेश साहनी के चेहरे पर चुनाव, 17% आबादी वाले मुसलमानों का कोई चेहरा नजर नहीं आया कि जिनको चेहरा बनाकर डिप्टी सीएम घोषित किया जाए, उनके चेहरे पर चुनाव ना हो। हमारे वोटर हैं, हमारे जो हमको वोट देते हैं उनका भी धन्यवाद है। जो तो A to Z की बात कर रहे हैं ना, वोट नहीं देते उनका भी धन्यवाद। आज आप A to Z की बात कर रहे हैं, एक मिनट, आप A to Z की बात कर रहे हैं ना, A to Z के बीच में M आता है जिसे मुस्लिम कहते हैं। मुस्लिम नाम उम्मीदवार डिप्टी सीएम के लिए मुस्लिम की उम्मीदवारी क्यों नहीं घोषित हुई? क्या कुछ तय हुआ आगे? आज जैसे आपने कहा ना कि आप हमारी पिच पर नहीं आ सकते, तो हम भी आपकी पिच पर नहीं आ सकते। एक पत्रकार के नाते बार बार सवाल पूछेंगे कि एक बड़ी आबादी जो महागठबंधन का सबसे बड़ा वोट बैंक है, उसी पर आपका टेक ऑफ में उनका 17% योगदान है मुस्लिम का, वो आपके महागठबंधन का चेहरा घोषित डिप्टी सीएम क्यों नहीं? ये सवाल बार बार लोग पूछ रहे हैं और ये सवाल आपको परेशान करेगा। लोग नहीं पूछ रहे, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है जो मैं भारतीय पार्टी का एजेंडा लेकर जनता पार्टी का किसी को दर्द क्यों हो रहा है? नहीं होगा, अच्छी बात है दर्द, लेकिन क्या 17% आबादी वाले मुसलमानों का बेटा या भाई या बाप रणनीति है, डिप्टी सीएम क्यों नहीं घोषित हो सकता है? उसमें किसको डर? क्या नहीं, मैं सवाल कीजिए, मैं तो पत्रकार हूं, विचार करता हूं। आप बॉम्बे गए थे मुकेश साहनी 18-19 साल की उम्र में, सही है? तो एक्टर बनने गए थे मुंबई? नहीं, क्या बनने गए थे? सब इतना जबरदस्त ऐसा ग्रोथ कैसे हो गया कि आप ग्लास कटिंग से सीधे सेट इतना बड़ा बनाने लगे, देवदास का सेट? मौर्या होटल से आपका ये कनेक्शन है कि 2020 में बवाल मौर्या होटल में महागठबंधन से बाहर जाने का यही हुआ, 2025 में इसी मौर्या होटल में कोटा गाड़ के आपने अपनी मन की बात मनवा ली। 2020 और इसी मौर्या होटल में आज हम आपसे बात कर रहे हैं। अमित शाह ने आपको 2015 में अपने साथ चुनाव कैंपेन में अपने साथ रखा, हेलीकॉप्टर में साथ घुमाया। 2020 में अमित शाह, आप कह रहे हैं अमित शाह ने आपको फोन किया और उसके बाद आपको एडजस्ट किया, 11 सीटें अपने कोटे से बीजेपी की थी। उसके बाद अभी 2025 में इसी मौर्या होटल में जब आप खफा होके कोप भवन में बैठे थे, जब इसी मौर्या होटल में, तो अमित शाह इसी मौर्या होटल में थे। क्या उस वक्त, उस दिन अमित शाह ने आपको संवाद करने, कनेक्ट करने, दूत के थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश की? फाइनली किसने आपको सेट किया? जब आप इतने नाराज थे तो किसने आपको सेट किया? आप तो सेट नहीं किया, आप तो सेट, हम लोग आपस में सेट हो गए। आप तो मुकेश साहनी जी सेट डिजाइनर रहे हैं, सेट का कारोबार रहा है मुंबई में, तो आपने किसको सेट किया या आपने किसको, आपको किसने सेट किया? किसी को सेट, आप किताब इस पे किए हैं कि कैसे हर परिवार में नौकरी देंगे? हम अभी आपको
सब समय आएगा तो हम धीरे धीरे सारे पत्ते और खोलेंगे। यही बुझावा अभी- बुझा रहे हाँ। यही तेजस्वी यादव से मैं पूछ रहा हूँ, बोल रहे समय आएगा तो सब आपको बुझाएंगे कैसे हाँ। हर परिवार को नौकरी हाँ, देंगे। आप भी ये कह रहे हैं समय आएगा तो थोड़ा और बुझाएंगे भी कब। मजा आने दीजिए ना, थोड़ा क्या आगे मजा थोड़ा आने देंगे? आने वही दीजिए ना, कांग्रेस वाले फ्यूचर पूछ रहे हैं हम बताएंगे कैसे नौकरी देंगे, कब बताएंगे भाई? हम देंगे ना। महागठबंधन की सरकार ने काम किए, वही चीजें है कि देखिए कोई और नहीं कर सकता, तो इसका मतलब मुकेश सहनी भी वो काम ना करे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप जिस जगह से देख रहे हैं उस जगह से आपको कठिन नजर आता होगा, लेकिन मैं जिस जगह बैठा हूँ वहाँ पे हमको कोई कठिन नजर नहीं आ रहा है। आप इसलिए कि आप देंगे। डिप्टी सीएम के उम्मीदवार और दावेदार बनकर बैठे हैं, मैं एक पत्रकार बनकर बैठा हूं, तो मैं देखिए। तथ्य पर, फैक्ट पर, आंकड़ों पर, बजट पर बात करूंगा। आप हवाई भी बात कर सकते हैं, आप आसमानी भी बात कर देखिए, मैं सकते जब हैं, मंत्री आप बना था, बिना तथ्य के जब मैं- ऐसे भी बात। जैसे ये जो किताब जो घोषणा पत्र जो 31 पन्ने का है, इस घोषणा पत्र में जो इतने बड़े बड़े जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही मुंगेरी लाल के सपने जैसे हवाई वादे हैं या दावे हैं, जो भी बहुत बड़ी बड़ी बात है, ये सब जो बना है ये तेजस्वी यादव और उनकी टीम ने बनाया है। आपका खाली पहले पन्ने पे छोटा सा फोटो नहीं, चिपकाया है गए, तो इसमें हिसाब किताब सब जोड़ा है। आपका जीविका दीदी जितनी है उनको 30-30 हजार दे देंगे, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे देंगे, उसको पेंशन, इसको पेंशन, उसको नौकरी, सबको रेगुलराइज कर देंगे, संविदा को नौकरी दे देंगे। मतलब मैंने कहा ना, ऐसी मैंने स्थिति हिसाब आपने किताब कर दी किया कि है। सड़क पे कोई चलता हुआ देखिए। मिला, पकड़ के नौकरी, सरकारी नौकरी, नहीं, हमने- रिक्शा वाला मिला, पकड़ के सरकारी नौकरी, समोसा वाला मिला, चलो तुम सरकारी नौकरी। कि मुकेश सहनी 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ा रहे हैं, हालांकि एक जगह आपका सुगौली में मामला फंस गया, लेकिन मुकेश सहनी खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है, गठबंधन का सरकार बनाना है, और अगर हम चुनाव लड़ने के लिए चले जाते तो फिर हम क्या होता है कि हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते। तो तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं, आपसे ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री के तेजस्वी दावेदार। जी- नमस्कार दोस्तों, पानी में तैरता नाव उनका चुनाव चिन्ह है, जाति से मल्लाह है, खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, पार्टी का नाम वीआईपी है और महागठबंधन के घोषित डिप्टी सीएम के उम्मीदवार हैं। नाम है मुकेश सहनी, जो हमारे सामने बैठे हैं। मुकेश सहनी का अतीत और ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जितना मैंने पढ़ा है, देखा है, करेक्ट कर सकते हैं कि 8th के ड्रॉप आउट हैं, सही कह रहा हूँ। मुंबई गए थे 18-19 साल की उम्र में, पता नहीं एक्टर बनने गए थे या फिल्मी दुनिया में हाथ आजमाने गए थे, लेकिन वहाँ उन्होंने फिल्म के सेट डिजाइनिंग में अपना कारोबार जमाया और एक कंपनी बनाई, करोड़ों कमाए, ना जाने अरबों भी कमाए होंगे। और उसके बाद राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी, बिहार आए, अपने प्रदेश आए, और उसके बाद कई साल तक निषादों के बीच, मल्लाहों के बीच उनके कल्याण के लिए काम करते हुए आखिर में वीआईपी पार्टी बनाई। और वीआईपी पार्टी बनाकर कभी एनडीए के साथ, कभी बीजेपी के साथ, मतलब एनडीए और बीजेपी के साथ, कभी महागठबंधन के साथ, और इस बार फिर महागठबंधन के साथ, और घोषित, जैसा कि मैंने कहा, डिप्टी सीएम के दावेदार। खास बात ये कि डिप्टी सीएम के दावेदार खुद को घोषित कराने के लिए बहुत मशक्कत की मुकेश सहनी ने। ऐसा लोग कहते हैं, जवाब अब ये देंगे, कहते हैं खूंटा गाड़ कर पटना में बैठ गए कि जब तक मुझे डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा तब तक सीटों पर जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है नहीं होगी। जिस मौर्या होटल में मैं बैठा हूं, जहां मुकेश सहनी साहब हमारे साथ बैठे हैं, इसी मौर्या होटल में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त मुकर्रर किया गया, 12 बजे, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई, मैं भी यहाँ था। फिर पता चला ताज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहाँ गया, पता चला वहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। पूरे दिन ये चलता रहा कि मुकेश सहनी कहीं महागठबंधन से अलग तो नहीं हो सकते, क्योंकि उसी बीच एक खबर ये भी आई कि अमित शाह भी इसी मौर्या होटल में ठहरे थे जब मुकेश सहनी साहब ठहरे थे। खैर, ये तो तब की बात है जब पहले दौर के नामांकन की आखिरी तारीख खत्म हो रही थी और आखिरकार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्हें डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया और सभी गठबंधन के सहयोगी दलों ने कहा कि ऑल इज वेल। आज पटना में इसी मौर्या होटल में घोषणा पत्र जारी किया गया है महागठबंधन की तरफ से। 29 पन्ने का घोषणा पत्र है। पहले पन्ने पर लिखा है बिहार का तेजस्वी प्रण, बड़ी सी तस्वीर तेजस्वी यादव की है, यहाँ एक राहुल गांधी की तस्वीर है और यहाँ 2 तस्वीरें हैं थोड़ी छोटी छोटी अपेक्षाकृत, जिसमें मुकेश सहनी भी हैं और ऊपर लालू यादव भी हैं, बीच में कांग्रेस और घटक दलों के बाकी नेताओं की तस्वीर है। तो बहुत सारे सवाल हैं मुकेश सहनी से पूछने के लिए। सवाल ये भी कि घोषणा पत्र में जो वादे किए गए पहले पन्ने में, उनमें से कई ऐसे वादे हैं
जिन वादों को पढ़कर ऐसे लगेगा कि सिर्फ ये कहना बाकी रह गया है कि बिहार के वोटर्स को कि हम चांद ताड़े लोग तोड़ कर ला देंगे, या सिर्फ ये कहना बाकी रह गया कि राह चलते सड़क पर कोई भी साइकिल रिक्शा से जाता मिला तो उसे पकड़कर हम सरकारी नौकरी देंगे, या सिर्फ ये कहना बाकी रह गया कि बिहार के किसी घर में कोई ऐसा शख्स है जिसे 10, 20, 30 हजार रुपये महीने की ज़रूरत है तो हम सरकारी खजाने से देंगे। तो ये सब कैसे होगा? ये सारे सवाल हैं। लेकिन पहला सवाल, पहले तो स्वागत है आपका। ये मेरा इंट्रो भूमिका कुछ अप्रिय तो नहीं लगा? नहीं, ठीक है, आपने बनाया। जैसे न्यूज़ खबरें में जो चलते आया है, सच और झूठ दोनों चीज़ चलता है, ठीक है, ये बात आप भी जानते हैं। उसी में से कुछ चीज़ें आपने उठाया है, तो इसको हम उसी अंदाज में ले रहे हैं कि कुछ सच है कुछ झूठ है, अब उस पर कितना सफाई देंगे। अब आप ये सच और झूठ को बीच बीच में बताते रहिए, आपसे हम समझते रहेंगे कि इसमें सच कितना झूठ। हम इस पर हम जाते हैं बाद में घोषणा पत्र पर। देखिए, डिप्टी सीएम के लिए खुट्टा गाड़ के बैठना ये सही नहीं है। और ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2024 में हम जब गठबंधन में आए तभी तय हो चुका था कि अगला जो चुनाव होगा, सरकार बनेगी, उसमें आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे और साथ में हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। और 2024 में हम जब गठबंधन में आए तो वो पहले ही क्लियर हो चुका था। रहा कि सीट को लेके, चयन को लेके हम ज़्यादा सीटें चाहते थे लड़ना, हम अपने पसंद के सीट पर लड़ना चाह रहे थे। 6-7 दल होने के कारण बहुत ऐसे सीट थे जहाँ पे 6-6, 7-7 सहयोगी दल का डिमांड था। उसमें फिर अपने अपने कार्यकर्ता को एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा दिक्कतें हो रहा था, और जिसको लेके थोड़ा सा आगे पीछे हुआ। फिर सीट को संख्या को लेके भी आगे पीछे हुआ। लेकिन एंड ऑफ द डे जाके मतलब फाइनल ये है कि आगे पीछे नहीं हुआ। कहा गया कि 60 से शुरू हुए आप, फिर 50 पे आए, फिर 40 पे आए, फिर 30 पे आए, फिर 20 पर एकदम टिक गए, अड़ गए, और फिर 15 पर खड़े हैं। उसमें भी एक सुगौली में कुछ खेल हो गया। तो आप 60 से शुरू होकर 14 पर गिरे। सपना देखना और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलना, देखना, कोशिश करना है, क्या गुनाह है? क्या नहीं है? नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है। और हमने सपना देखा ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पाने का, और हमने कोशिश की, अपना 100% दिया। एंड ऑफ द जाके जब हम सब सहयोगी दल मिलकर हम लोगों ने एक दूसरे को नंबर तय किया, जो नंबर मिला उससे मैं संतुष्ट हूँ। और रहा कि बिहार में निषाद समुदाय जो है वो 11% है, और 22 नामों से जाने जाते, बीन, बिल्दार, नुनिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर, गोरी, केवट, ये सब निषाद का उपजाति है, और सब में हम लोग हैं। और देखिए, मेरा कभी भी इच्छा नहीं रहा कि हम राजनीति में आए। अच्छा सुनिए, बीच में रोक रहा हूँ। उस पर हम निषाद समाज, आपकी जाति, आपका समाज, उसके लिए क्या करना चाहते हैं उस पर विस्तार से बात करेंगे। पहले वही बात जो आपने कहा, हम खूंटा गाड़कर नहीं बैठे। आप खूंटा गाड़कर नहीं बैठे तो पहले दौर के चुनाव की नामांकन की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक, मतलब 6 तारीख को चुनाव का ऐलान हुआ, 10 दिन तक सिर्फ यही चलता रहा, मुकेश साहनी को कितनी सीटें चाहिए, मुकेश साहनी की वजह से गठबंधन की सीटों का ऐलान नहीं हो रहा है, मुकेश साहनी अड़े हैं कि पहले डिप्टी सीएम पर नाम हमारा तय करो। आपके बयान में देख रहा था कि आपने 2 महीने में अपने बारे में 27-28 बार अपनी दावेदारी सार्वजनिक जगह पर, अपने भाषण में, बयान में, बाइट में, सब जगह कहा। तो जब क्लियर है तो दावेदारी पेश करने में दिक्कत कहाँ था? अगर इतना क्लियर था तो इतना खींचतान क्यों होती रही? नंबर के लेके खींचतान हुआ था, जरूर ये बात सही है कि नंबर को लेके हुआ। बाकी दावेदारी के लिए, अगर दावेदारी पहले से पक्की नहीं होता तो हम जिक्र भी नहीं करते, क्योंकि हम हल्के बात नहीं करते, क्योंकि हमें पता था कि जो चीज़ होना है उसको अगर एक बार बोलिए या 100 बार बोलिए, जो सच्चाई है तो सच्चाई है। अच्छा, होना है, सिर्फ नंबर को लेकर खींचता था। और रहा कि कई चीज़ें था, लेकिन सब चीज़ जो है आकलन जो घूम फिर के मेरे ऊपर टारगेट कर देते थे, ठीक है। तो क्योंकि मीडिया कौन कर देते थे? मीडिया के लोग करेंगे। मीडिया के लोग क्यों करेंगे भाई? और कौन करेंगे? जब आप ही 50-60 की बात करके 14-15 पर अटक गए तो मीडिया के लोग क्या करेंगे? बट इसको सनसनी बनाना ये तो मीडिया का ही काम है। सनसनी है हम लोग तो, हाँ, हम लोग तो अच्छा, जब हमने तय कर लिया कि हम महागठबंधन के साथ, विचार के साथ राजनीति कर रहे हैं, परसेप्शन लोग बना रहे हैं अलग अलग तरीके से कि मुकेश सहनी कभी इधर कभी उधर। अच्छा, मैं कभी इधर उधर नहीं रहा। देखिए, मैं पॉलिटिकल पार्टी हमने 2018 में बना। निश्चित तौर पे देखिए, हम कभी सोच के नहीं आए थे कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मंत्री बनूंगा, मैं विधायक बनूंगा। कभी हमने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं किया था। हम बिहार में अपने समुदाय के हक अधिकार के लिए आंदोलन हमने किया। पहले तो ये भी नहीं समझ था कि मैं अति पिछड़ा हूँ। राज्यसभा सांसद क्या होता है, एमएलसी क्या होता है, मुझे 2012 तक ये जानकारी नहीं था। हम अपने समुदाय के लिए हमने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रखता है, लेकिन निषाद समुदाय के लिए रहने के लिए धरती पे घर नहीं है, उनके बुनियादी सुविधा नहीं है कि रोड, सड़क, बिजली, पानी का व्यवस्था नहीं है। तो हमने जब जानकारी प्राप्त किया कि बंगाल में निषाद समुदाय को रिजर्वेशन है एससी का,
दिल्ली में निषाद समुदाय का रिजर्वेशन एससी का है, तो जब देश एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? सही बात, क्योंकि सही बात, बंगाल, सही बात, सही बिहार, बात, उस पर भी उड़ीसा, आगे, झारखंड, उस पर भी सब आगे पहले एक ही राज हुआ आएंगे, उस पर करता भी था। आगे आएंगे, लेकिन हम उस खूंटा गाड़ने अब पर वो- अभी हम खूंटा गाड़ कर सवाल पर टिके हैं। आप इसी मौर्या होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, पहले 12 बजे, फिर शाम को 4 बजे। मैं मौर्या होटल के बाहर 2 बार आया अपनी टीम के साथ, दोनों बार लौट के गया। उसके बाद यही मौर्या होटल पे ठीक 3:55 पे मुझे बताया गया कि अब 6 बजे ताज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सही बता रहा हूं। मैं भाग के ताज होटल गया पूरी टीम के साथ, 1 घंटा वहां रहा, 200 लोग आपके भी खड़े थे वहां, सब आपस में बात कर रहे थे, पता नहीं गठबंधन होगा नहीं होगा, मुकेश सहनी जी की बात कांग्रेस या आरजेडी नहीं मान रही है। ताज होटल में बताया गया उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुकिंग नहीं, मैनेजर सब बाहर आ गए कि सर आप लोग चले जाइए, यहाँ कोई पीसी नहीं। तो उस दिन क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाह रहे थे, जो आप यहां से मौर्या से लेकर ताज तक ये 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंस होना और कैंसिल होना? वही नंबर डिक्लेयर होना था, सभी पार्टी का, कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बार जो घोषित होकर टाइम तय होकर कैंसिल हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकेश सहनी की थी। मुकेश सहनी उस दिन क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाहते थे जो 3 बार कैंसिल किए? यही कि वीआईपी पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। हाँ, और उसमें सिर्फ अलग से नहीं था, साथ में तय ना 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 ना, देखिए सवाल से बचिए नहीं। मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 12 बजे मौर्या होटल में। मुकेश सहनी का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, ऐसा कह लीजिए कि महागठबंधन का महागठबंधन का बिल्कुल नहीं था। महागठबंधन के बाद बाकी नेताओं से भी हमें प्रेस जानकारी। कॉन्फ्रेंस किसका था? आज महागठबंधन का था। किसने निमंत्रण दिया? मुकेश सहनी दिया? नहीं, हमारे पास कांग्रेस मीडिया सेल से भी आया और जगह से भी आया, हमारे पास मुकेश सहनी उसी तरीके से हमारे पास आपकी जब तरफ मैं से कुछ नहीं। महागठबंधन में हूं, हाँ। तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो महागठबंधन से नहीं, होगा। नहीं, 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 अभी नहीं। जैसे मैं आपसे बात कर उस रहा दिन हूं, जो प्रेस तो आज जब कॉन्फ्रेंस- मैं महागठबंधन लीडर, उस दिन जो प्रेस आज जो कॉन्फ्रेंस, आप संकल्प पत्र के बारे में उस पर हम आते हैं संकल्प पत्र, आप बचिए नहीं, आप सवाल से टक मत करिए। उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 14 तारीख थी, क्या तारीख थी वो? तारीख तो 16 तारीख को आखिरी दिन था नामांकन की, तारीख 14 थी, 14 तारीख थी 14 अगर या मुझे 15, ठीक से याद 14 या 15, 14 या 15 जो भी था। उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, तो मैं तो जानना चाह रहा था, क्योंकि न आरजेडी का की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, न कांग्रेस की थी, महागठबंधन की नहीं थी, वो मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप अनाउंस करने वाले थे कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, मतलब मुकेश सहनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे। ये आप ले लीजिए मेरे तरफ से, लेकिन उस रोज था कि हम कितने सीट पर लड़ेंगे, ये चीज सहमति बना के और हमें घोषणा करना था और अपने कैंडिडेट का नाम का घोषणा करना था। मुकेश सहनी को करना था, हाँ, वीआईपी को करना हाँ, था, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ सीटें का नाम को लेकर, चयन को लेकर, संख्या के लेकर सहमति नहीं बन पा रहा था, जिसके कारण समय समय पे टलते गए। टलता ये नहीं हुआ कि उसी दिन अशोक गहलोत या राहुल गांधी या बीच में कुछ लोगों ने मुकेश सहनी से बात की, कुछ तेजस्वी यादव से बात की, और दिल्ली से पटना तक कई बार मोबाइल कम्युनिकेशन हुए, इसी में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस टलती रही। कुछ चीज़ें अगर हम लोग अगर आपस में अगर चीज समझौता नहीं होता है, कुछ बात हम नहीं मान रहे या हमारे सहयोगी नहीं मान रहे, तो बीच बचाव करने के लिए तो सहयोगी दल तो आएंगे ही। तो जितने भी हमारे सहयोगी दल है, चाहे दीपांकर जी हो या अन्य हो, कि कुछ चीज़ें अगर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा तो उस बीच में कैसे हाँ, जाना है? दीपांकर जी, उन्हीं का नाम भूल गया जो आपने बोल दिया, हाँ, कि तो दीपांकर जी ने भी मध्यस्थता की, दीपांकर भट्टाचार्य। जी हाँ, ये मेरे तो पास सबके जानकारी है। सहयोगी से हुआ कि भाई नहीं, थोड़ा आप आगे पीछे हट जाइए, थोड़ा आप आगे आ जाइए, तो इस तरीके से चर्चा हुआ, फिर लास्ट में जाके हम लोग सहमति बना लिए। तो अब 20 वो पर चीज़ को छोड़ दिया। नहीं 20 पर जो खूंटा गाड़ा था, आप पीछे हटकर 15 पर आए। उसके बाद आपने कोई डील की कि ठीक है हम 15 पर आ जाएंगे, 15 सीट पर लड़ लेंगे, लेकिन फिर हमें डिप्टी सीएम का चेहरा उम्मीदवार घोषित कर दो। इसके लिए कभी गठबंधन के दल से, सहयोगी दल के तरफ से कभी मना नहीं रहा। नहीं, आपने डील तो कुछ की होगी ना। डील इसमें कुछ तो नहीं है। दीपांकर भट्टाचार्य क्या बात कर रहे थे? दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे थे, छठ नहीं की? नहीं, नंबर को लेके बात हो रहा हाँ। था कि नंबर और जगह के लेके कुछ चीजें ऐसा था कि जहां हम लड़ना ही चाह रहे थे, कुछ जगह ऐसा था, तो इसको लेके थे बहुत ज्यादा कुछ। देखिए आप बाहर रह के देखिए, नहीं, इसीलिए आप जो बताएंगे हम सुनेंगे ये ना। गठबंधन के लिए सभी दल सब जरूरी है, सिर्फ मेरे दम पे सरकार नहीं बनना और या अन्य सहयोगी दल के दम पे सरकार नहीं बना। ये गठबंधन अटूट रहकर मजबूती से जनता के उम्मीद पे हम लोगों को खरा उतर के काम करना है, और हम लोगों ने एक जनता के इंटरेस्ट के लिए गठबंधन बनाया है, ठीक है, अपने लिए इंटरेस्ट के लिए नहीं, अपने इंटरेस्ट के लिए तो हर नेता ऐसा ही कहता है, जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनना चाहता है, खूंटा गाड़ देता है, वो कहता है हम जनता का ही हित कर रहे हैं। नहीं, कैसे क्यों नहीं? इसमें आपका भी हित है। सरकार बनाएंगे तो जनता का हित है ना। लेकिन डिप्टी सीएम आप बनेंगे, अरे आपका भी ठीक हित है। है, अगर हम आपकी ऐसे- दिल्ली तमन्ना है, सपना है कई साल से कि आप डिप्टी सरकार सीएम बने। अगर हम बनाते हैं, एज ए मल्ला का बेटा, फिशरमैन कम्युनिटी से संघर्ष के बदौलत इस मुकाम तक हम पहुंचे हैं,
और हमारे पास विजन है, मुंबई जैसे शहर में रहे, 900 रुपये महीने पे नौकरी करके मैं इस मुकाम तक पहुंचा, तो मेरा अपना एक विजन इसमें है। कोई शक और नहीं, निश्चित उसमें तौर कोई पे शक जब नहीं। अगर सरकार का बना रहे हैं तो सरकार का एक पार्ट बनेंगे, हिस्सा होंगे। उस और दिन- उस सरकार में भागीदारी एक मल्ला के बेटा को मिले तो कोई तकलीफ है क्या? बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं, आगे बात करते हैं हम। लेकिन उस दिन 14 तारीख को ऐसी स्थिति थी, मेक और ब्रेक जैसी स्थिति थी कि अगर मुकेश सहनी की बात नहीं मानी गई या मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करने पर सहमति नहीं हुई तो वो ब्रेक कर सकते हैं, सेपरेट अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं। नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और ना ही हमने कभी ऑप्शन बनाया था। हम गठबंधन के साथ रहेंगे और हमने हमेशा कहा सीट मिले ना मिले क्या होगा, हम सरकार बनाना चाहते हैं, जनता को जो तकलीफ़ें हैं उसको दूर करना चाहते हैं। आज हमारे लोग कहीं पे पूरे बिहार में रोड एक्सीडेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं इलाज नहीं होता है, कमिश्नरी लेवल पे इलाज नहीं होता है, जहाँ जाइए रेफर, जहाँ जाइए रेफर। वो ठीक है, ये सब डिप्टी व्यवस्था सीएम को के बदलना। नाम के अनाउंसमेंट में देर क्यों हुई, आप बता नहीं रहे खुल के। सीएम का किसको एतराज था, राहुल गांधी को था या तेजस्वी यादव देखिए, का था? सीएम कुछ के लोग नाम कहते को हैं लेके ही- तेजस्वी यादव चाहते थे कि सिर्फ उनके चेहरे पर चुनाव हो, बाद में जो होना होगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, फिर? देखिए, सीएम का चेहरा को लेके ही अंतिम में डिसीजन हुआ। जब सीएम कंफर्म हो गए तब ना डिप्टी सीएम होंगे भाई। हाँ, तो उधर वो भी खूंटा गाड़े थे कि वो भी 2 महीने से कह रहे थे कि भाई वो खुद ही आराम में कह चुके थे आखिरी दौर में कि आपको असली सीएम चाहिए, डुप्लीकेट चाहिए। हाँ, तो जब सीएम होंगे तो डिप्टी सीएम होंगे। हाँ। तब डिप्टी सीएम का ही चेहरा का घोषणा नहीं हो रहा था, तो निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम का कहां से होना है, और हुआ तो साथ में हो गया। चलिए ठीक है, अब मान लिया फेस वैल्यू पर आपका लेते हैं, लेकिन ये सच है कुछ न कुछ बात है कि 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कैंसिल कर रहे थे, तो एक तरह से आर्म ट्विस्टिंग था या एक डराने जैसा था कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम सेपरेट अनाउंस कर सकते हैं, कुछ तो ऐसी बात थी। देखिए, गठबंधन में सभी सहयोगी दल जो भी होते हैं, निश्चित तौर पे हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ें और हम अच्छी जगह चुनाव लड़ें, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता हो, इसके लिए और हमारा नाम डिप्टी सीएम के लिए नोक-झोंक प्रोजेक्ट हो, किया जाए। सरकार में हमें हमारे हिस्सेदारी क्या होना चाहिए वो तय होना होता है, क्योंकि बाद में चीज़ें अस्पष्ट ना हो, आगे पीछे ना हो, इसलिए पहले से तय होते हैं। तो इसमें तो बहुत सारा प्रक्रिया होता है, कुछ जो चीज़ें होता है वो हम आपको अभी बता नहीं सकते, पाएंगे। बिल्कुल। अब कुछ चीज़ें जो आपके उड़ते उड़ते खबर पहुंच जाता है, कुछ भी नहीं, जिसका कुछ ना भी सर नहीं, होता, हम ना इसी पैर मोरिया होता है। होटल, इसी ठीक मोरिया है। होटल में उस 4 चक्कर लगा रहे थे कि मुकेश सहनी यहाँ बैठे हैं ठीक और क्या है। कहने वाले हैं वो कभी कह नहीं किसी रहे का हैं। कोई चीज को सर पैर मतलब होता आपकी नहीं, उड़ स्थिति जाता थी है। कुछ कहा भी न जाए, सहा भी न जाए, अचुप रहा भी न जाए, है? चलिए, बहरहाल अब आते हैं कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, आपको डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया गया, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुसलमान का भी चेहरा घोषित किया जा सकता था, मुस्लिम उम्मीदवार मुख्यमंत्री के लिए। क्योंकि एक बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिनकी आबादी 17% है मुसलमानों की, उनकी तरफ से कोई चेहरा नहीं उनकी नुमाइंदगी के लिए। आपके लिए कहा जाता है कि आपका जो मल्लाह समाज है, मल्लाह जाति खास तौर से, जिसकी 2.5% आबादी है, मैं पूरे निषाद की बात नहीं कर रहा हूँ, आप चेहरा घोषित हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, तो ये भी आप लोगों को गठबंधन के सहयोगी दलों को सोचना चाहिए था कि एक मुस्लिम उम्मीदवार भी घोषित हो। देखिए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसके अलावा भी डिप्टी सीएम होंगे और हम सरकार बनाएंगे और हमारी अपनी रणनीति है, रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं। हमने कहाँ कहा कि हम किसी को नहीं बनाएंगे, हमने तो कह दिया रणनीति है कि मुकेश सहनी का पहले कर दो अनाउंस। हाँ, क्योंकि लेकिन चूंकि उधर मुसलमानों की तरफ से खूंटा गाड़ने वाला नहीं है इस तरह से कि हम उम्मीदवार अपने खड़े कर देंगे, तो इसलिए उनकी रणनीति सामने नहीं है, वो पीछे गए। खूंटा गाड़ने के लिए ना मैं खूंटा गाड़ के बैठा था ना कोई और बैठ के था, ये आपके अरे पंडाल गाड़ के बैठे थे मौर्या होटल में। ये आपको ऐसा लगता है? हाँ। अब, था कि हमारे चेहरे पे चुनाव हो, इसलिए डिप्टी सीएम का घोषणा हुआ। और इससे क्या होगा कि लाखों कार्यकर्ता जो है, जनता है, जो हमारे जो चाहने वाले, जिसके अधिकार के लिए पिछले 11 साल से बम्बई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर मैं यहाँ पे हूँ, और ये 2.5% और 3% जब निषाद आप कह रहे हैं, जब हमारी बेटी रोटी का संबंध है, तो 2.5% जो है राज्य में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही जाति आधारित गणना हुआ था, उन्हीं रिपोर्ट के आधार पर 11% हमें। ठीक है, पूरे निषाद समाज पे बात करते हैं। आपने कहा कि चाहते थे कि आपके चेहरे पर चुनाव हो डिप्टी सीएम के, तो भाई 2.5% मल्लाह समाज के नुमाइंदे मुकेश सहनी के चेहरे पर चुनाव हो। 17% आबादी वाले मुसलमानों का कोई चेहरा नजर नहीं आया कि जिनको चेहरा बनाकर डिप्टी सीएम घोषित किया जाए, उनके चेहरे पर चुनाव ना हो। हमारे गठबंधन में बहुत सारे ऐसे अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम भाई बहुत हैं और पार्टी में गठबंधन में लीडर हैं, ठीक है।
रहा कि सरकार लीडर है लेकिन चेहरा नहीं हो सकते मुस्लिम से कोई। वो आप नहीं डिसाइड कीजिए ना, डिसाइड हम लोग अरे हम करना है। सवाल पूछ रहे हैं भाई, सवाल तेजस्वी नहीं है ये। यादव और आपको मिलाकर जितनी आपकी आबादी है, यादव और मल्लाह की दोनों मिलाकर जितनी 17% है, उतना अकेले मुसलमानों की है। तो एक सीएम घोषित हो गए, एक डिप्टी सीएम घोषित हो गए, देखिए, अब मुसलमानों का कोई हम नुमाइंदा नहीं। राज्य में सरकार बनाने के लिए आए हैं, राज्य के 13 करोड़ जनता के साथ है, सभी जाति सभी धर्म के साथ है, A to Z के साथ है। और सरकार जो सीएम का कुर्सी हो या डिप्टी सीएम का कुर्सी हो, या मेरा या तेजस्वी जी का जागीर नहीं है। एक कुर्सी है, एक व्यवस्था है, उस पर हमें बैठकर राज्य के तरक्की के लिए, राज्य के नागरिक के लिए, सभी के लिए हमें काम करना है। रहा कि हम जब A to Z की बात करते, सभी जाति धर्म को सम्मान की बात करते, तो निश्चित तौर पे हमारे साथ कहाँ जो हमारे वोटर हैं, हमारे जो हमको वोट देते हैं, उनका भी धन्यवाद है। जो तो A to Z की बात कर रहे हैं ना, वोट नहीं देते उनका भी धन्यवाद। आज आप A to Z की बात कर रहे हैं, एक मिनट, आप A to Z की बात कर रहे हैं ना, A to Z के बीच में M आता है जिसे मुस्लिम कहते हैं। हाँ। मुस्लिम नाम उम्मीदवार मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के लिए मुस्लिम की उम्मीदवारी क्यों नहीं घोषित हुई? देखिए, क्या कुछ तय हुआ आगे के लिए? आज 200 जाति बिहार में है, सिर्फ अति पिछड़ा में 132 जाति है और 200 जाति के आसपास बिहार में है लगभग। और ऐसे अगर सवाल करेंगे तो सब लोग कहेंगे कि हमारी जाति से क्यों नहीं हुआ। नहीं 17% आबादी है, 200 जाति की बात मत करिए, 17% मुसलमानों की आबादी है। और एक मिनट, और जब सत्ता के लिए आप रास्ता खोजते हैं ना, MY समीकरण बनाते हैं, मुस्लिम और यादव, तब M है, लेकिन यहाँ डिप्टी सीएम के लिए M नहीं है। हमारा कोई समीकरण नहीं है। हमने कहा A to Z सभी जाति सभी धर्म है, आपके पीछ पे हम नहीं आ सकते हैं। हमारे लिए राज्य के सभी नागरिक जो हमको वोट देते उनको भी धन्यवाद है, जो नहीं देते उनको भी धन्यवाद। हमारे लिए सब बराबर है। और हम जब सरकार बनाएंगे तो सीएम का अधिकार क्षेत्र में है कि डिप्टी सीएम कौन होंगे, मंत्री कौन होंगे। हम पहले सरकार बनाना चाहते हैं और सरकार बनने में जिस चेहरे पे लोगों का भरोसा होगा, उस चेहरे को हमने घोषणा किया। जैसे तेजस्वी जी के नाम पे बिहार में एक भरोसा है और उनके नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, उसी तरीके से एक अति पिछड़ा समुदाय में जननायक कर्पूरी ठाकुर को विचार को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी मछुआरा समुदाय सही बात है, एक निषाद का बेटा का अगर हम, क्योंकि हमारी सेपरेट पार्टी है, सही बात है, और हम चाहेंगे कि सरकार में हमारे, जब हम सरकार बनाएंगे तो इस सरकार में हमारी जगह होना चाहिए, हिस्सेदारी होना चाहिए। सही बात है, लेकिन ये पार्ट है। जैसे आपने कहा ना कि आप हमारी पिच पर नहीं आ सकते, तो हम भी आपकी पिच पर नहीं आ सकते। एक पत्रकार के नाते बार बार सवाल पूछेंगे कि एक बड़ी आबादी जो महागठबंधन का सबसे बड़ा वोट बैंक है, उसी पर आपका टेक ऑफ में उनका 17% योगदान है मुस्लिम का, वो आपके महागठबंधन का चेहरा घोषित डिप्टी सीएम क्यों नहीं? ये सवाल बार बार लोग पूछ रहे हैं और ये सवाल आपको परेशान करेगा। लोग नहीं पूछ रहे, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है जो मैं भारतीय पार्टी का एजेंडा लेकर जनता पार्टी का आया हूं। आप उनके एजेंडा पे बात कर रहे हैं। नो बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं, क्या एक मल्लाह का बेटा, एक अति पिछड़ा जिसकी 37% आबादी हो, उनका बेटा अगर डिप्टी सीएम का नाम की अगर घोषणा होगा तो किसी को दर्द क्यों हो रहा है? नहीं होगा, अच्छी बात है, लेकिन क्या 17% आबादी वाले मुसलमानों का बेटा या भाई या बाप रणनीति है, डिप्टी सीएम क्यों नहीं घोषित हो सकता है? उसमें किसको बनना है? क्या नहीं, मैं सवाल कीजिए, मैं तो पत्रकार हूं, विचार करता हूं, मैं तो पत्रकार हूं, आप मैं ना मुस्लिम हूं ना उस तरह के किसी पॉलिटिकल उससे बात कीजिए, फिर हम उस पर विचार करेंगे। तो सरकार जब हम बनाएंगे तो उसमें हम सबका जगह निश्चित करें, सुनिश्चित करेंगे। किसी को मंत्री के नाम पे, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाम पे हम सरकार में एडजस्टमेंट करेंगे सारे चीजें। इस पे आप ज्यादा ना सोचें। अगर आपको बनने का है तो हमसे एक सवाल और अशोक गहलोत ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका नाम डिप्टी सीएम के लिए, तेजस्वी का नाम सीएम के लिए घोषणा की अशोक गहलोत ने, उसी में उन्होंने कहा कि और डिप्टी सीएम के उम्मीदवार होंगे। तो ये जो होंगे, कौन होंगे? क्या वो चुनाव के पहले घोषित होंगे, मतलब 6 नवंबर की पहली तारीख के पहले, या बाद में सरकार जब होगी बनेगी, या क्या होगा उसके पहले? इस पर कोई आपसी बात हुई है? अभी इस पे कोई आपसी बातचीत नहीं हुआ। हमें लगता है कि सरकार बनने के बाद हम घोषणा करेंगे। अगर हमारे सहयोगी दल अगर बीच में ही अगर बात हो गया कि हमें बीच में करना है, एक रणनीति का पार्ट होगा, अगर बीच में करने की आवश्यकता पड़ेगा तो बीच में करेंगे, या अदरवाइज सरकार बनने के बाद करेंगे। ये हमारे एक रणनीति है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं घोषणा पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आने से पहले आप बॉम्बे गए थे, मुकेश सहनी 18-19 साल की उम्र में, सही है? 18। तो एक्टर बनने गए थे मुंबई? नहीं। क्या बनने गए थे? जिस समय मैं भाग के मुंबई गया तो बहुत कुछ सोचा नहीं। ये था कि घर में मिडिल क्लास परिवार में थे, बहुत सारा चीज़ें का सामना करना पड़ता था और बहुत ज़्यादा उतना नॉलेज भी नहीं था। आज का समय थोड़ा अलग है, एडवांस हो चुका है, लेकिन उस ज़माने में इतना नहीं था और मुंबई भाग के गए।
और वहाँ पे भाग के चले गए और कुछ सोचे भी नहीं, और ट्रेन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। कहाँ से ट्रेन पकड़े आप? दरभंगा से। हाँ। और दरभंगा से जो ट्रेन पहले नजर आया पवन एक्सप्रेस 1:30 बजे, उस पर चढ़ गए। ऐसे वहाँ से निकले कि कहीं भागना है। और वो तो हमारे एक दोस्त थे, उनके जानने पहचानने वाले दिल्ली में रहते थे और मेरे जानने पहचानने वाले बॉम्बे में रहते थे। तो जो दिल्ली वाला ट्रेन था वो 4 बजे था और बॉम्बे वाला जो ट्रेन था वो 1:30 बजे था। तो 1:30 बजे था क्योंकि हम सोचे कि यहाँ ज़्यादा देर प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो घर वाले आके पकड़ के लेके चले जाएंगे, तो हम लोगों ने जल्दी ट्रेन पकड़ ऐसे भाग के गए बॉम्बे? ऐसे भाग के चले गए मुंबई। उम्र थी 19 साल लगभग? 18-19 साल का जी। और आपके साथ आपके दोस्त थे? एक दोस्त है जी। और पैसे कौड़ी लेके कितना? हाँ, घर से ऐसे ऐसे केस में लोग घर से चुरा के भी पैसे लेके भागते हैं। लेके गए थे। आप भी चुरा के भागे थे? कितना पैसा लेके गए थे मुंबई? मेरे पास 250 रुपया था। सिर्फ 250 रुपया लेकर आप मुंबई चले गए 19 साल की उम्र? जी जी। और मुंबई जाकर क्या किया वो पूछने से पहले कि 8वीं ड्रॉप आउट है, आपने पढ़ाई क्यों 8वीं के बाद नहीं किया, या ड्रॉप आउट क्यों हो गए? नहीं, मैं 9th क्लास में पास हूँ। हाँ। और मैं फिर हाई स्कूल में मैं आया और वहाँ से फिर मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं दिया और मैं बॉम्बे भाग के चला गया। ओके, तो आप बॉम्बे गए थे क्या करने और कैसे आप कुछ सेट सोचा नहीं था। घर में तनाव था, लड़ाई झगड़ा, पिताजी का ताना, ये सब चीज़ें था। एक मिडिल क्लास परिवार में गरीबी में ज़िंदगी जीना, कुछ बहुत ज़्यादा सोचा नहीं कि दोस्त को भागना था और उन्होंने बोला भागना है तो हम भी बोले भागना है और निकल गए कपड़ा लेके और रेलवे स्टेशन। अरे तो भागते समय कुछ तो सोचा होगा कि भाग के बॉम्बे में 18 क्या साल की करेंगे? उम्र में क्या सोचेंगे? अरे ये तो कुछ करेंगे, एक्टर जैसे बहुत लोग जाता है कि अमिताभ बच्चन का घर प्रतीक्षा जलसा ये था देखेंगे, कि कोई राजेश खन्ना का आशीर्वाद देखने चला जाता था। ये था कि हीरो हीरोइन को देखेंगे। हाँ, यही ये कहना भी ना, सोच लोग सोच के जूहू में जाएंगे, बंगला बॉम्बे देखेंगे, सन एंड सैंड होटल देखेंगे। ये सब उस समय पता भी नहीं था। ये ताज होटल किधर है, सन एंड सैंड होटल किधर है, अब मायापुरी वगैरह में पढ़ते होंगे ना उस समय। हाँ, तो मतलब ये था कि हम रेलवे स्टेशन आए, वहाँ पे लगा कि जल्दी कौन सा ट्रेन होगा, जल्दी चले जाते हैं। तो उसमें था कि भाई कहाँ, एक हमारे पहचान का बॉम्बे में था, उनकी पहचान दिल्ली का था, तो जो ट्रेन पहले आया उस ट्रेन पर बैठ गया। फिर टिकट लोकल, फिर वहाँ क्या हुआ, बॉम्बे पहुँच के तो आपने? मुंबई पहुँचे तो जो हमारे पहचान के जो थे उनके घर पे मैं स्टे किया, रुका। और फिर मैं वहाँ पे एक नॉवेल्टी में जनरल स्टोर दुकान में हमने 900 रुपये महीने पे नौकरी मैंने स्टार्ट किया। और फिर मैंने वहाँ पे काम किया और काम करते करते मेहनत करते थे और वहाँ से फिल्म देवदास बन रहा था। और मेरे एक बगल में जो शॉप में मैं काम करता था उसके बगल में एक फ़ोटो फ्रेम का दुकान था जहाँ पे ग्लास का फ़ोटो फ्रेम पे काम होता था। तो मैं वो बगल में, हाँ, उसमें मतलब काम मैं सीख लिया था। बगल में बैठ के दूसरे को हेल्प करने के नाते हम काम सीख लिए थे। फिल्म देवदास में ऐश्वर्या राय का हवेली, पारो हवेली में बहुत सारे शीशे लगना था, ग्लास लगना था। उसमें जो लेबर 500 रुपये रोज़ पे ऑफर मिला कि आप आइए फिल्म सिटी में काम करने के लिए। उससे पहले मैं 2 बार ट्राई किया था फिल्म सिटी घूमने का, लेकिन गेट से हमें लौटा दिया गया था, हमें अंदर जाने नहीं दिया। एक बार जंगल होके भी गए थे तो वहाँ से भी लौटा दिया गया। तो फिल्म सिटी घूमने का इच्छा था और जब ऑफर आया कि फिल्म सिटी में काम करना तो मैं खुशी से मैं गया। क्या काम करने का ऑफर आया? ग्लास कटिंग करने के लिए। अच्छा, एज ए लेबर। ओके। तो वहाँ पे मैं गया और काम किया। फिर वहाँ पे तो ग्लास कटिंग आप जानते थे पहले से? वही बगल में शॉप था, उससे मैं देख के सीख गया था। अच्छा। और मैं फिल्म सिटी में फिर मैं काम किया तो वहाँ पे, इस साल याद है आप किस साल की बात है? 2000 का बात था ये। 2000, ठीक है। और फिर मैं वहाँ पे काम करने लगा। फिर बिहारी बुद्धि लगाकर, और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रोडक्शन कंट्रोलर थे मिश्रा जी, उनके साथ लग के, और मैंने वहाँ पे फिर लेबर सप्लाई करने लगा। उस सेट पे मैं बहुत सारा काम करने लगा। जो सप्लायर बन गया, कॉन्ट्रैक्टर बन गया और फिर अच्छे काम करने लगा। वहीं से फिर संजय लीला बंसाली के पूरे फिल्म में हमने काम किया। देवदास का जो देवदास आपको सेट का, का जी मिला। हाँ। और मुकेश फिर सिन्हा अच्छा मैंने समथिंग कोई प्राइवेट लिमिटेड हाँ, आपने ये बाद में हमने बनाया। उसके बाद नितिन देसाई जी जो सबसे बड़े आर्ट डायरेक्टर इंडस्ट्री के थे, उनके साथ में काम करने तो लगा। ये सब इतना जबरदस्त ऐसा ग्रोथ कैसे हो गया कि आप ग्लास कटिंग से सीधे सेट इतना बड़ा बनाने लगे? देवदास का सेट मिल काम गया? करते गए, सीखते गए, काम करते गए, सीखते गए, फिर पैसे कमाते गए, आगे कंपनी बढ़ाते गए। तो ये सब सिलसिला चालू हो गया। और फिर मैं और वहाँ पे काम करने लगा। फिर अच्छा काम करने लगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने बनाया और हज़ारों लोग काम करने लगे। कुछ कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गया, कुछ फिक्स पे काम करते थे, 24 घंटा काम करते थे। तो 24 घंटा कमाई होता था, खर्च होता था। तो ये सब चीज़ करते रहे। फिर 2008 में घर परिवार में छठ पूजा, माता जो मम्मी थी छठ पूजा करती थी, तो उस समय में राज ठाकरे का था उत्तर भारतीय पे थोड़ा टारगेट चलता था। तो एक खास बार तौर से बिहार यूपी के लोगों के लिए एक बार हम छठ पूजा करने के लिए जुहू गए थे। तो छठ पूजा ट्रैफिक इतना फंस गए कि हम जुहू पहुंच ही नहीं पाए। पूजा में शाम से पहले नहीं पहुंच पाया। तो दूसरी बार जब दूसरे साल 2008 का था तो हमने रखा कि नहीं, हम बिहार में जाके, गांव में जाके पूजा करेंगे। और फिर हम पूजा के लिए बिहार आए।
तो अपने लोगों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा कनेक्ट, क्योंकि वहाँ पे एक हमारे पास जवाबदेही था कि लाखों करोड़ रुपया महीने खर्चा है, तो लाखों करोड़ रुपया महीना कमाना है, 24 घंटा काम करना, एक फ़ोन ड्रॉप नहीं होना चाहिए। बहुत सारा परेशानी के साथ काम करते थे, पैसा कमाते थे, दिन रात लगे रहते थे। तो गांव में आने के बाद सुकून मुझे मिला और फिर मैं गांव के लोगों से कनेक्ट हो गया। फिर 2008 के बाद गांव आना जाना लगातार चालू रखा। फिर समाज के लोग कुछ आए और समाज के लिए एक सम्मेलन करने का इच्छा रखा। हमें कहा कि आप थोड़ा स्पॉन्सर कीजिए, थोड़ा सा खर्च कीजिए। हमने एग्री किया और फिर हमने 16 फरवरी 2014 में एक दरभंगा में राज मैदान में एक हमने सम्मेलन किया और निषाद समुदाय के जितने भी थे उपजाति सभी को दरभंगा में एक बड़ा एक मीटिंग हमने किया और 2014 में वो बहुत बड़ा सफल रैली रहा। और जब रैली हुआ तो लोगों में चर्चा होने लगा कि कौन है मुकेश सहनी जो इतना सारा चीज कर रहा है। आपने अखबार में बड़ा सा विज्ञापन हाँ। दिया था सन ऑफ मतलब इस आपने उसके जब बहुत पैसा कमा लिया तब आपको लगा कि अब जरा बिहार की सियासत में चाहे नहीं, निषाद तब तक समाज की हमारा ये भलाई सब के लिए सोच नहीं सही, था। हाँ, लेकिन ये सियासत सब में नहीं था। 2015 में भी मुझे मौका मिला, सब लोग कहा कि आप चुनाव लड़िए, हमने नहीं लड़ा चुनाव। हम लेकिन 2014 में आप अमित शाह के साथ कैंपेन में थे। 14 में नहीं, 15 में। 15 में, 15 के विधानसभा 15 में भी हमें कहा कि आप चुनाव लड़िए। गोराबरण से हमने चुनाव नहीं लड़ा, अपने सहयोगी को हमने चुनाव लड़ाया और उस समय तक मुझे चुनाव लड़ने से मैं काफ़ी दूर रहता था। मैं अपना अलग दुनिया में जीना चाहता था। लेकिन जब हमारे साथ जब कोई चीटिंग करता है, कोई ये करता, चैलेंज करता, तो फिर मुझे काफ़ी तकलीफ होता, गुस्सा होता और मैं इस चीज़ से मैं काफ़ी आहत होता और फिर मैं ठान लेता कि मैं ये करूँगा। जैसे हमारे बिहार के दशरथ मांझी जी ने ठान लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उसी पहाड़ तरीके से रास्ता जैसे हाँ, दशरथ पहाड़ से मांझी। बना के, तो उसी तरीके से मैंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं माना। मुझे पता है कि जो हमने कभी कल्पना नहीं किया था कि मुंबई जैसे शहर में अपना एक बड़ा कारोबार, एक साम्राज्य हम खड़ा कर लेंगे, तो ये कभी सोचा नहीं, लेकिन हमने कर दिखाया। तो वो साम्राज्य जो मुंबई में खड़ा किया अभी भी है? सेट वेट का काम अभी भी आपकी कंपनी कर रही है या नहीं कर रही है? अभी हम बिजनेस से थोड़ा बाहर हैं, लोगों को हमने हैंडओवर कर दिया, वो लोग देख रहे हैं। अभी मैं उससे नहीं पैसा तो वहां जो आ रहा होगा वो आप ही के कंट्रोल में होगा ना? नहीं, हम नहीं देखते। नहीं, आप क्योंकि कुछ मोदी नहीं जी से लड़ना है तो इस सबसे दूर होना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो उठा के जेल डाल देंगे। हाँ, तो ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स सबकी नजर होगी। हाँ, तो 2016 से ही हम कंपनी से बाहर निकल गए और आदमी लोग। लेकिन वो तो क्या, जब नजर होगी मोदी जी की, अगर ईडी सीबीआई की आप पर नजर होगी कि बहुत पैसे आ रहे हैं, तो आप उधर चले जाइएगा। जैसा होता है बीजेपी में, जो लोग चले जाते हैं बस काम खत्म हो जाता है, एजेंसी पीछा। यही नहीं करना था ना, तो इसलिए जो चीज 2 बार जैसे पहले कर चुके, एक बार और कर लीजिएगा। 2 बार हमने नहीं किया। देखिए भाई 2015 में अमित शाह से आपका कनेक्शन था, आप कैंपेन में थे। देखिए 2020 में आप उनके साथ थे, तो 2 बार हुआ ना। देखिए, मैं तभी हमारी पार्टी नहीं थी। आईजे उन्होंने हमसे वादा किया कि हम आपके आरक्षण का काम करेंगे और हमें समाज को रिजर्वेशन दिलाना था। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे थे और 2015 में बने थे। तो हमने इस उम्मीद से कि उनका लिए हम कुछ उपकार कर देंगे तो निश्चित तौर पर हमारे समुदाय को रिजर्वेशन में ला देंगे। तो इस उद्देश्य से हमने 2014-15 में उनको हमने मदद किया। जब उन्होंने पूरा नहीं किया तो हम उससे बागी होकर हम अलग अपनी रास्ता बना लिए। 2018 संघर्ष करते करते हमने 2018 में पॉलिटिकल पार्टी बना लिया। ठीक तो है। हमारे लोगों ने जो आंदोलन से निकला वीआईपी बनाई आपने 2018 विकास ठीक इंसान है। पटाया और पहली बार हमने गठबंधन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से 2019 में हमने किया और 2019 में हम साथ में चुनाव लड़े। परिणाम हम लोग के अनुकूल नहीं रहा। देश में 303 सीट वो जीत गए, बिहार में 40 में से 39 जीत गए और सारे चुनाव वो जीत गए। तो हम लोगों ने संघर्ष करना चालू रखा और 2020 का इंतजार कर रहे थे। 20 में हमने साथ में हम गठबंधन कर रहे थे, लेकिन एक हादसा हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आप हाँ, बवाल हुआ तो काफी। और अभी 2020 था, अभी हम पेशेंसफुल बैठे रहे, थोड़ा ऊपर नीचे करने के लिए हम इंतजार करते रहे कि थोड़ा हम एक कदम पीछे हटते, उस एक कदम वो हटेंगे। लेकिन उस समय में हमें राजनीति उतना ज्ञान नहीं था, अनुभव नहीं था, विचार से हम बंधे हुए नहीं उस थे। समय बगावत करके उस तरह से आपने पार्टी महागठबंधन से बाहर हुए, इस बार खूंटा गाड़ के 10 दिन अपनी बात मनवा के उसके बाद हासिल कर लिए। कह सकते हैं। ये मैच्योरिटी आप में हाँ, आ गई। ये कह सकते तब भी मौर्या होटल में ही हुआ था। हाँ, तो मौर्या होटल से आपका ये कनेक्शन है कि 2020 में बवाल मौर्या होटल में महागठबंधन से बाहर जाने का यही हुआ। 2025 में इसी मौर्या होटल में खूंटा गाड़ के आपने अपनी मन की बात मनवा ली 2020 और इसी मौर्या होटल में आज हम आपसे बात कर रहे हैं। 2020 में अनुभव कमी था, हाँ, विचार से बंधे हुए नहीं थे और इसके लिए गलती हो गया और उसके बाद ये हो गया और 2020 में फिर आप और जब बीजेपी के साथ चले गए। तो हमने एक मिनट बीजेपी के साथ गए नहीं, चले नहीं गए, सुन लीजिए। हाँ। जब हमने गठबंधन तोड़ लिया, हाँ। हमें लगा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है। हाँ। जो वादा हुआ वो वादा पूरा नहीं हो रहा है और ये हमें उस समय हमें लगा कि ये गलत हुआ मेरे साथ। तो हमने गठबंधन तोड़ लिया और हम अकेले राज्य में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। फिर उस समय में अमित शाह का फोन आता है कि उनको पता है कि मुकेश सहनी राज्य में अकेले चुनाव लड़ जाएंगे तो 50 सीट 70 सीट हरा देंगे और इससे हमारा नुकसान होगा, इससे अच्छा मुकेश सहनी को एडजस्ट कर लेते। सही बात। और उन्होंने फिर अपने कोटा से 11 सीट देकर आपको एडजस्ट कर लिया और मुझे लगा कि नहीं, अभी यही
रास्ते पे चलना चाहिए। और उसके बाद आपको मंत्री बना दिया सरकार में। बना नहीं दिया, हाँ। हम अपने दम पे बने। वो हाँ, वही हम क्यों जैसे बनाएंगे? आपने डील की होगी, जैसे नहीं, अभी डील डील है नहीं, उसे डील डील नहीं, की उस समय होगी डील नहीं। कि 11 सीट भी दोगे और उस समय कोई सरकार डील- मंत्री उस भी समय दोगे। ऐसा कोई चर्चा नहीं था। हमने मजबूती से लड़ा, 11 में से 4 सीट हमने जीता। आप खुद हार गए 2020 हाँ, में। 1700 वोट से हम चुनाव हार गए। हार गए, कोरोना हो लेकिन गया था। हारने के बाद भी आपको बीजेपी सरकार में, नीतीश सरकार में मंत्री बनाया गया। तो डील ही होगी ना, नहीं, डील कि हम नहीं ना। हारे चाहे जीते हैं, लेकिन हम एनडीए सरकार में मंत्री बनेंगे। मैं आपका सरकार बना के दे रहा हूँ। 4 विधायक हटा देते तो बहुमत नहीं था सरकार के पास, और नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमारे पास तो ऑफर था डिप्टी सीएम का, 4 को मंत्री बनाने का, 6 एमएलसी मिलने का हमारे पास ऑफर तो था। आपके पास डील हर समय रहता है, डील रहती है, अभी ऑप्शन सामने वाला रहता अगर है। ऑफर करे तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ। लेकिन हमने वो ऑफर को स्वीकार नहीं किए। तो जैसे आपने हमने कहा कि नीतीश अमित जी शाह की ने, सरकार बनाए, जैसे आपने और उसमें कहा हम मंत्री बने। हम पहले मुख्यमंत्री बनाए, हाँ। और उस सरकार का मैं हिस्सा बन के मंत्री बना। हाँ। जी। जैसे आपने कहा कि अमित शाह ने आपको एडजस्ट किया और अपने कोटे से 11 सीटें 2020 में वीआईपी को दे दी। जी। लेकिन उसके बाद 2022 आते आते ऐसी खटपट हुई कि अमित शाह ने आपके 3 विधायकों को बीजेपी में एडजस्ट खरीद कर लिया। लिया, एडजस्ट कर खरीद लिया। और आप कहें तो अगर एडजस्ट नहीं किया, खरीद लिया। और आप पैदल हो गए। देखिए, कोई विधायक है ना, एडजस्ट नहीं होते, बिकते हैं। जो भी कर लिया, वो खरीद उनको अपने लिए, बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया। हाँ। अब मुकेश सहनी पैदल हो गए उसके हाँ, बाद। वो बाहर कर दिए हमने सरकार हाँ, से। जो सरकार हाँ। हमने बनाया था, एक का डेथ हो गया तो वहां पे उन्होंने कैंडिडेट दे दिया, तो हमने बोला हम भी वो इसलिए candidate हो गया देंगे। कि मुकेश सहनी बिहार में जब उनको कुर्सी मिल गई तो यूपी में भी 50 सीट पर उम्मीदवार ठोक दिए। हाँ। हैं? क्यों? हमारा अधिकार नहीं है कि बिहार में पार्टी है और उत्तर प्रदेश में विस्तार करे? हमारा अधिकार नहीं है? देश के नागरिक हम हैं, हमारी पार्टी, हम बिहार में, देश में कहीं पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी 2 सांसद से 303 सांसद पहुंचा, तो क्या मैं एक गरीब अति पिछड़ा का बेटा सपना नहीं देख सकता कि मेरे भी अलग राज्य में विधायक होंगे, सांसद होंगे? किनको जलना, किनको तकलीफ होना, उससे हमें क्या फर्क गिरता है? हमने वहाँ पे लड़ा, और रहा कि हमारा जो उनसे था कि रिजर्वेशन हम करेंगे, अब नहीं करेंगे तो हम तो बागी होंगे, लड़ेंगे अपने अधिकार के अब लिए। उस पर आते हैं जो आप चाहते थे, निषाद समाज के आरक्षण की बात, जिस पर मतभेद हुआ 2015 में। आगे आते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन चूंकि अमित शाह का जिक्र हो गया, अमित शाह ने आपको 2015 में अपने साथ चुनाव कैंपेन में अपने साथ रखा, हेलीकॉप्टर में साथ घुमाया। 2020 में अमित शाह, आप कह रहे हैं अमित शाह ने आपको फोन किया और उसके बाद आपको एडजस्ट किया, 11 सीटें अपने कोटे से बीजेपी की दी। उसके बाद अभी 2025 में इसी मौर्य होटल में जब आप खफा होके कोप भवन में बैठे थे, जब इसी मौर्य होटल में, तो अमित शाह इसी मौर्य होटल में थे। क्या उस वक्त, उस दिन अमित शाह ने आपको संवाद करने, कनेक्ट करने, दूत के थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश की? नहीं, कोई कम्युनिकेशन, कोई फिलर नहीं, कहीं से नहीं? नहीं, अब मैं चाहता भी नहीं। क्यों? बस नहीं। भाई 2 दरवाजे खुले होने चाहिए, इधर नहीं तो इधर। नहीं, अभी हम विचार से बंध चुके हैं। हमको मालूम है कि हमारे लोगों का हित क्या है, अहित कहाँ है। हम भाजपा के साथ काम कर चुके हैं। हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अजगर सांप है, उनको पालिए, बाद में वो आप ही को निगल जाएंगे। जैसे 2020-22 में हमें, हमारे पार्टी को निगल गए, विधायक को खरीद लिए और हमको रोड पे ला दिए। हम यहाँ पे लीडर हैं, वहाँ पे जाएंगे लोडर हो जाएंगे, तो उनके साथ काम ही नहीं करना है। क्योंकि निषाद समुदाय पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इस नारा के साथ हम जब बंध चुके हैं, विचार के साथ लैस हो चुके हैं, लालू प्रसाद जी को विचार को एडॉप्ट मैंने कर लिया, बाबा साहब को जानने लगा, मैं कर्पूरी ठाकुर जी को जानने लगा, मंडल मसीहा को जानने लगा, तो फिर ऐसे जगह पे हम क्यों उनके साथ? ठीक है, तो आपने कहा कि बीजेपी आपके हिसाब से अजगर है जो निगल लेगी आपकी पार्टी को, या निगली। ठीक है, आपके हिसाब से अजगर है बीजेपी। ये बात मुकेश सहनी अगर अक्टूबर में, अभी कह रहे हैं 28 अक्टूबर 2025 को, यही राय मुकेश सहनी की 2030 में भी होगी और 35 में भी होगी कि आज जो अजगर है, क्योंकि आप महागठबंधन के साथ है, कल को आपका दोस्त हो जाएगा 2035 के चुनाव में, 2030 के चुनाव में, 2029 के लोकसभा चुनाव में। आप गारंटी, नेताओं की क्या गारंटी है? देखिए, जो आज उनके बारे में सोच रहा हूँ, जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं, अगर वो अपने में अगर परिवर्तन ले आएंगे, निश्चित तौर पे वो अलग हो जाएंगे। अब बाकी अगर वो ही रास्ते पे, ट्रैक पे वो चलते रहेंगे, तो मेरे लिए आज भी अजगर है, कल भी अजगर रहेंगे। तो हो गया, वो अपने में क्या परिवर्तन लाएगी भाई? बीजेपी की अब जो, हमको क्या नहीं, पता है? बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो आरएसएस की, दक्षिणपंथी, हिंदुत्ववादी, गोलवलकर की, हेगड़ेवार की, मोहन भागवत की आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी से बदल के वो जो आपने लालू यादव का जिक्र किया, लालू यादव की आइडियोलॉजी और बीजेपी की आइडियोलॉजी कभी नहीं होगी जब तक बीजेपी रहेगी, चाहे 35 साल आगे भी। भारतीय जनता पार्टी को मैं जितना भी जाना हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी अटल जी के समय में उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार गिर रही तो गिरने दीजिए, हम खरीद के सरकार नहीं बनाएंगे। ऐसी उन्होंने कहा था कि ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। तो उस समय का एक अलग परसेप्शन था, सोच था उस सरकार का। फिर आज के समय में
बनी हुई आज के सरकार समय में को मोदी जी खरीद ले चिमटा रहे हैं। जेब में ही लेके चलते हैं, हाँ। चिमटे से पकड़ के जेब में रख तो आज लेते हैं। खरीद ले रहे हैं। हाँ। तो कल अगर ऐसे अगर उनके मोदी जी का भी 75 साल पूरा हो गए हैं, नेतृत्व खत्म होना है, और ऐसे जो अटल जी के विचार की अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में आ जाए और इस चीज से बिलीव करे जो अटल जी उस समय चल तो रहे हैं, पलट के आप उधर चले जाएंगे। तो क्यों हम, जब हमारे जहां है वहां हम रहेंगे। लेकिन आप ऑप्शन ओपन है कि कल को कोई ऑप्शन ओपन नहीं, आप हमसे सवाल करें तो हम किसी को कैसे मान ले कि जब जन्म लिया और जन्म से लेकर अंतिम समय तक वो इंसान गलत ही रहेगा। कोई भी मतलब कभी भी परिवर्तन हो सकता है। कालिदास के नहीं बारे नहीं में आपने परिवर्तन सुना नहीं हो होगा। सकते। जैसे लालू कालिदास यादव के बारे में आपने सुना ना? हाँ, हम जिस पेड़ पर थे उसी पेड़ को काट देते थे, वो अलग बात है। लेकिन जैसे बहुत ऐसे विचार जिनके हैं, जैसे लालू यादव जैसी राजनीति करने वाले लोग, एक मिनट, लालू यादव कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते मरते दम तक। देखिए, हम उम्मीद करना चाहिए हमें कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश जलाने वाला रणनीति पे काम करते, भाई भाई को लड़ाने का काम करते, हम उम्मीद करना चाहते हैं कि भविष्य में ये पार्टी का अपना एक बुद्धि विवेक आए, देश जलाने का सोच न रखे, भाई भाई को लड़ाने का सोच न रखे, उसमें परिवर्तन हो ताकि देश हमारा बहुत ही अच्छे से आगे बढ़े। और हम ताकि ये कैसे सब मान लें? परिवर्तन बीजेपी में हो जाए तो मुकेश सहनी को भी अगर जाना पड़े गठबंधन को छोड़कर उधर एनडीए की तरफ, तो रास्ता खुला रहे, कहे कि भाई बीजेपी वाले बदल गए इसलिए हम भी बदल के आ गए। देखिए, क्षेत्रीय पार्टी हमारी है और हम भी विचार से बंधे हैं। जैसे आप लालू जी का उदाहरण दिए, तो लालू जी भी कभी बीजेपी के समर्थन से सरकार चलाए हैं, ठीक है। वो 89 में बीपी सिंह के समय जब केंद्र में सरकार तो थी। मैं भी जब अपने पैर खड़ा करने और लालू का था, यादव तो ने ही हमने- अडवाणी को यहाँ बिहार में रास्ता रोका और उससे वो सरकार तो मैं भी गिरी। कभी बीजेपी के साथ काम किया, लेकिन आज मैं मानता हूं कि बीजेपी हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, पार्टी के लिए सही नहीं है और मैंने उनको छोड़ कर रखा है। और आज हम लालू जी को विचार के साथ आज हम चल रहे हैं। आज लाख मुसीबत होने के बाद भी 3 घंटा, 4 बजे, 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस टलते गया, चीज़ें होते गया, लेकिन मैंने खुट्टा गाड़ कर अपने वादे, अपने लोगों के भरोसे पे मैं खड़ा रहा कि डिप्टी सीएम की कुर्सी मुझे चाहिए, खुट्टा गाड़कर मैं खड़ा रहा। देखिए, अब तो इसको दूसरे एंगल लेके जा रहे हैं। आपने हम- खुद का खुट्टा गाड़कर खड़ा रहा अपने लोगों तो को। हम मजबूती से रहे और अभी हैं, आगे भी रहेंगे। अच्छा, फिर फाइनली किसने आपको सेट किया? जब आप इतने नाराज थे तो किसने आपको सेट किया? कोई सेट नहीं किया। आप तो सेट, हम लोग आपस में सेट हो गए। आप तो मुकेश सहनी जी सेट डिजाइनर रहे हैं, सेट का कारोबार रहा है मुंबई में। तो आपने किसको सेट किया या आपने किसको, आपको किसने सेट किया? किसी को सेट नहीं किया, हम लोग आपस में सब सेट हो गए। सब सेट हो गए। जी। चलिए, अब हम आते हैं, अब इस चुनाव की बात करते हैं कि जैसे मुकेश सहनी जी, जो ये जो महागठबंधन का जो एजेंडा है, तेजस्वी प्रण, अब इसके पहले पन्ने पे, भीतर के पन्ने पर अभी पलट नहीं पाया, ये है जैसा कि मैंने कहा 30 पन्ने 31 पन्ने, पहले पन्ने पर जो बातें, मैंने ये तेजस्वी यादव से भी कल लंबी बातचीत में, इंटरव्यू में पूछा है, इसमें जो वादे आप लोगों ने किए हैं, वो वादे, जैसा कि मैंने भूमिका में कहा, चांद तारे तोड़कर लाने जैसे वादे हैं कि आप पता नहीं ये हिसाब किताब आपने कुछ किया है कि नहीं, या खाली इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बैठे थे, मैं नहीं जानता। लेकिन हिसाब किताब हम लोग या जो लोग कर रहे हैं वो बता रहे कि जब आपकी पार्टी या गठबंधन कहता है, आपका गठबंधन, कि बिहार में हर घर, हर परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे, तो बिहार में कितना परिवार है? आपसे पूछ रहा हूँ, कितना परिवार है बिहार में? देखिए, हम लोगों ने जो कहा है, नहीं, बिहार में कितना परिवार है? 1.25 करोड़ के आसपास पे परिवार होगा। बिहार में जाति जनगणना के मुताबिक 2,76,00,000 परिवार है, मतलब 2.25 करोड़ परिवार है। वो ठीक है, परिवार को तोड़ के किया होगा। हाँ, तो ठीक है। 2.25 करोड़ परिवार है। उसमें से अगर 2.5 करोड़ परिवार में से भी एक एक आदमी को नौकरी देंगे तो 2.5 करोड़ नौकरी होगी। थोड़ा और कम कर लीजिए तो 1.5-2 करोड़ होगी। अब लोग जो जोड़ रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं 30,000 की न्यूनतम नौकरी देंगे, तो अगर 2.5 करोड़ को 30,000 देंगे तो 9 लाख करोड़ सालाना सिर्फ सैलरी बजट होगा। और अभी बिहार सरकार का बजट कितना है? कितना है बिहार सरकार का बजट? 3.25 लाख करोड़। हाँ, 3,17,000 करोड़, 3,17,000 करोड़ बजट है, तो 3 गुना सिर्फ सैलरी में जाएगा। अगर थोड़ा और कम भी कर दीजिए तो भी 4 लाख 5 लाख करोड़ होगा। अगर आप कहेंगे कि हम 10,000 में भी नौकरी पर रखेंगे, 8,000, तो ये कैसे मुमकिन है? ये जरा समझना चाहते हैं भाई। ये तेजस्वी यादव से भी मैंने कल 10 बार पूछा, उन्होंने कहा आगे पता चल जाएगा। आगे लेकिन भाई, आगे हम भी कह रहे हैं कि आपको पता चल जाएगा। आप दूसरे एंगल लेके जा रहे हैं। हम एंगल और नहीं, हमारा भाई मैं एंगल, पत्रकार हमारा हूं, एंगल क्लियर है। मैं पत्रकार हूं, पत्रकार के नाते समझना चाह रहा हूं। 3.25 लाख करोड़ का बजट है बिहार का, क्या ये 6 लाख करोड़ बजट नहीं हो सकता है? कैसे हो सकता है? एक क्यों साल नहीं में कर 6 लाख सकते? करोड़ एक साल में? करेंगे ना, आप हमको उस जगह पे पहुंचाइए और फिर हम करेंगे। मतलब फिर एक साल जवाब में हम बिहार देंगे का ना। 3 लाख करोड़, 3.25 लाख देखिए, करोड़ बजट। हमारी सरकार जो है वो 5 साल के लिए होगा। ठीक है, और हम 20 महीने में ऐसी व्यवस्था तय करने का हमने संकल्प लिया है कि नौकरी देंगे। नौकरी का एक पैमाना होगा, चीज़ें होगा
ऐसे नहीं कि आप आइए नौकरी ले लीजिए। परिवार में हमने नौकरी देने का भी कोई तो कैटेगरी होगा ना। आप नौकरी के कैटेगरी में पहुंचिएगा तब ना नौकरी लीजिएगा। हाँ, तो अब आप खेल है इसमें। अगर आप कह रहे हैं कोई पैमाना होगा, ये हम जानना चाहते हैं, कोई पैमाना पैमाना होगा होगा ही, ऑफ पैरामीटर कोर्स होगा, होगा, पैरामीटर होगा। हाँ। तब फिर ये मत कहिए कि हर परिवार से एक को नौकरी देंगे, कहिए ये पैरामीटर हम होगा तो ये हर कर रहे हैं। मैट्रिक पास को। सुनिए, अगर आप ये कहते हैं कि बिहार में हर परिवार के मैट्रिक पास को, कम से कम मैट्रिक पास को नौकरी देंगे, उस केस में देखिए, आपको बता नौकरी- देते हैं आंकड़ा 14.7% लोग हैं बिहार में जो मैट्रिक पास हैं, तो फिर भी मान लेंगे कि चलो 14% लोग में से जो मैंने देखिए, जो राज्य में अभी नौकरी का जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया तो पहले से निर्धारित है, कोई हम बना नहीं रहे हैं। नौकरी पाने के लिए क्या प्रक्रिया है, मान लीजिए दरोगा बनना है तो दरोगा नहीं, बनने के सिपाही लिए सिपाही न्यूनतम सिपाही हो, मैट्रिक से होता है, मान लीजिए सिपाही हो, दरोगा या जो भी नौकरी है, हाँ, ठीक है, हाँ। उसके लिए एक पैमाना है, वो पैमाने के तहत ही नौकरी देना है। हाँ, हम एक कानून जरूर लाएंगे कि जो इस परिवार में किसी की नौकरी हर परिवार को सुनिश्चित हो, और उसमें जो पैमाना है उस पैमाने के तहत नौकरी होगा। अरे कोई हिसाब किताब इस पे किए सब हैं कि हमने कैसे करके हर बैठा परिवार है, में वो नौकरी सब हम देंगे? हम अभी आपको सब समय आएगा तो हम धीरे धीरे सारे पत्ते और खोलेंगे। यही बुझावल अभी- बुझा रहे हैं। हाँ। यही तेजस्वी यादव से मैं पूछ रहा हूँ, बोल रहे समय आएगा तो सब आपको बुझाएंगे कैसे हर परिवार को नौकरी देंगे। हाँ, सब- आप भी ये करें, समय आएगा तो थोड़ा और बुझाएंगे भी कब? मजा आने दीजिए ना, थोड़ा क्या और भी मजा थोड़ा आने देंगे? आने वही दीजिए ना, कांग्रेस वाले नौकरी पूछ रहे हैं, हम बताएंगे कैसे नौकरी देंगे, कब बताएंगे भाई? हम देंगे ना। हम बजट 3 लाख 3.25 लाख करोड़ को 6 लाख करोड़ तक कैसे बजट जाना वो वहां लेके जाएंगे। नौकरी अगर आप कैसे एक साल देना में है। 3 लाख करोड़ के 6 लाख करोड़ बजट कर देंगे तो आप विश्व के ऐसे अर्थशास्त्री होंगे नहीं, जो एक न साल- भूतो न एक भविष्य साल की, में पता नहीं होगा, चाणक्य भी ऐसे देखिए, सोच हमारी पाए साल- थे कि नहीं। जनता तो हमको 5 साल के लिए चुनेंगे ना। हाँ, लेकिन तो आपको 5 साल- 20 महीना में ये कर देना है जो आपने कहा है। 20 महीने में सबका नौकरी नहीं मिलेगा ना। 20 महीने में हमारे ये पॉलिसी बनेगा, हाँ। और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत ही नौकरी पाना है सबको, ठीक है। तो वहां पे हम करेंगे, आप इसका बेफिक्र रहिए, हम आपको जवाब देंगे। आप हमसे अभी टाइम ले लीजिए, 20 महीने के बाद हम जब आप मांगे, आज आपने आज टाइम मांगा, हमने आज दे दिया। ऐसा लगा कि आप आए मैंने वो टाइम दे दिया, आपने अच्छी बात। जब इसके भी लिए मांगेगा देंगे। इसके लिए शुक्रिया। आप टाइम दे- 12 बजे रात को मांगिएगा तो 12 बजे रात को हम टाइम देंगे, ठीक है। और इसके लिए आपके बहुत कैमरा पे शुक्रिया आएंगे। मुकेश सहनी जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, 6 नवंबर और 11 नवंबर को पोलिंग है, तो ये भी कहा जा सकता है कि आपने ऐसा गुब्बारा फुलाया आसमान में, इतना बड़ा हवाई वादा कर दिया एवरेस्ट से भी ऊंचा, कि उसके बाद आपको पता है कि ये मुहावरा कल मैंने तेजस्वी से भी कहा, ना 9 मन तेल होगी ना राधा नाचेगी। आपने इतना बड़ा कर दिया कि भाई आप उलझे रहो इसी में। आप 14 तारीख को अगर सरकार नहीं बनेगी तो कौन पूछने आएगा? बनेगी तो फिर आप देखिए, देखेंगे। बिहार में तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में पिछले 17 महीने में 5 से 6 लाख नौकरी दिया गया, जो नीतीश कुमार एक लंबे समय में 7-8 साल में जितने नौकरी उन्होंने नहीं दी है। तेजस्वी जी 5 लाख कहते हैं, 1 लाख मत बढ़ाइए। 5 लाख और 6 लाख में मतलब 20% का फर्क होता ठीक है, है। हम आप लोग 5 ऐसे का कांटा नाम बोले तुरंत ना, मरा 5 लाख बोले ना, 5 लाख 6 लाख जो, ठीक है। एग्जैक्ट 5 लाख पे भी सवाल है, लेकिन चलिए एग्जैक्ट face आंकड़ा value मेरे लेते पास हैं। नहीं है। और 2-3 लाख नौकरी जो थे वो प्रक्रियाधीन में छोड़ के आए थे कि वो उस पर भी समय रहते वो करना है। तो ये तो है ना, नीतीश जी तो कहे थे ना कि ये नौकरी कहाँ से होगा, क्या पैसा अपने बाप के घर से लाएंगे, ये ऐसा उनका कोट था। लेकिन उन्होंने नौकरी दिलवाए ना। जो काम नीतीश जी पिछले 20 साल में नहीं किए, वो तेजस्वी जी आके लालू जी की सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने काम किए। वही चीजें है कि देखिए, कोई और नहीं कर सकता, तो इसका मतलब मुकेश सहनी भी वो काम ना करे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप जिस जगह से देख रहे हैं वो उस जगह से आपको कठिन नजर आता होगा, लेकिन मैं जिस जगह बैठा हूं वहां पे हमको कोई कठिन नजर नहीं आ रहा है। हम इसलिए कि आप देंगे। डिप्टी सीएम के उम्मीदवार और दावेदार बनकर बैठे हैं, मैं एक पत्रकार बनकर बैठा हूं, तो मैं तथ्य पर, फैक्ट पर, आंकड़ों पर, बजट पर बात करूंगा। आप हवाई भी बात कर सकते हैं, आप आसमानी भी बात कर देखिए, मैं सकते जब हैं, मंत्री बना आप बिना था, तथ्य के ऐसे भी बात कर सकते जब मैं हैं। मंत्री बना, पूरे बिहार में 38 जिला में सिर्फ 17-18 लाख लीटर दूध होता है पर डे। और महाराष्ट्र में इंडापुर जो शरद पवार जी का एरिया है, वहाँ 1.5 करोड़ लीटर सिर्फ 5 जिला में होता है। जब मैं मंत्री बना तो मैं वहाँ पे गया, मैं स्टडी किया कि आखिर कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है कि हमारे पास 38 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पानी है, हरियाली है, चीज़ें है, और हमारे पास सिर्फ 17-18 लाख लीटर दूध होता है, और यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट में 1.5 करोड़ लीटर दूध होता है। मैं वहाँ पे जब जाके स्टडी किया, चीज़ें को समझा, फिर मैं उसको ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट किया, नीतीश जी से मिला, और मैंने नीतीश जी को कहा कि इस प्रोजेक्ट पे हमें काम करने की ज़रूरी है, और इस प्रोजेक्ट पे खर्च आएगा, आने वाले समय में 25,000 करोड़ रुपया खर्च होंगे। लेकिन ये 5 साल में ये संभव हो सकता है कि हमारे राज्य में जो दूध 17-18 लाख लीटर दूध है, ये बढ़ा के हम लोग 75 लाख लीटर दूध पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए इतने खर्च होंगे और इतने चीज़ें करना पड़ेगा।
तो नीतीश जी ने कहा अरे ये छोड़िए ना, ये सब क्या करते रहिएगा, ऐसा तो ऐसा नहीं है। देखिए हर वो सब चीज जो संभव किए हो सकता है। वो सब जो किए अलग है। हाँ। तेजस्वी ने भी अगर वो कह रहे हैं 5 लाख नौकरी दी, हो सकता है दी, थोड़ा कम भी दी तो, लेकिन दी, इसमें कोई शक नहीं है। 17 महीने में तेजस्वी ने वो कर दिखाया जो लोगों को पहले नहीं लग रहा था मुमकिन है। और ये सही है कि नीतीश कुमार ने कहा बाप के घर से देंगे, जेल से देंगे, सही बात किया। लेकिन बात है इतना करना और इतना करना, दोनों में फर्क है। इतना करने वाला उलट के मर जाएगा, इतना कर सकता है। अब बात आती है, देखिए इन लोग से तो बहुत ज्यादा करेंगे। किन लोगों से? जो लोग अभी सरकार में है, हाँ। ये तो मान लीजिए कि हम अगर देखिए सपना देख रहे हैं, हाँ। आईएएस बनने का तैयारी हम कर रहे हैं। अरे एक सपना मान लीजिए आप IAS देख रहे हैं, का एक मुंगेरी लाल भी देखता था। हाँ। तो सपने सपने में फर्क है। एक लेकिन मुंगेरी बहुत लाल का सारे सपना हो साकार भी तो सकता है। करते हैं। हाँ? सपना साकार भी करते हैं। आपका शुभकामना रहेगा तो सपना साकार भी करेंगे। मुंगेरी लाल का सपना कभी साकार नहीं हुआ। नहीं, आप अगर सहयोग करेंगे, आप अगर अरे मैं हमारे- बिहार का आदमी हूँ। हाँ, तो मेरा घर बिहार है। हाँ, तो दीजिए मैं तो सही। चाहूंगा बिहार में बेरोजगारी खत्म हो जाए, पलायन खत्म हो जाए, इंडस्ट्री लग जाए, डेवलपमेंट हो जाए। मैं चाहूंगा बस मेरे से ज्यादा शुभकामना दीजिए। खुश, देखिए जितने आप ये खुश होंगे 20 उतना मैं साल भी में खुश नीतीश होऊंगा। जी तो नहीं किए, एनडीए की सरकार नहीं किए। आप हमको एक बार मौका देके देखिए। हम लोग युवा हैं, चीटिंग हम कितने दिन के लिए करेंगे? हमने अभी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए हम लोग युवा हैं, 30-35 साल जनता का सेवा करना है, एक मन में ठान लिया है। अब बम्बई का कारोबार भी हमने बंद कर दिया, वाइंड अप हमने 2016 में बंद कर दिया। अभी हमारे पास एक ही काम है, जनता का सेवा करना और इस फील्ड में ही रहना है, ठीक है। तो हम आज जो भी वादा करेंगे तो हम कोशिश करेंगे इसको 100% पूरा करें। अभी तेजस्वी जी ने कहा ना कि प्राण भी देना पड़े, देने झोंक देंगे, लेकिन हम ये पूरा करेंगे। तो वही हम भी सोच कर रखे कि हम जब सपना देखें तो साकार करेगा। आज नीतीश जी के पास कोई सपना ही नहीं है। अच्छा, उनको तो सिर्फ कुर्सी पे बैठना है। एक मिनट, जैसे ये जो किताब जो घोषणा पत्र जो 31 पन्ने का है, इस घोषणा पत्र में जो इतने बड़े बड़े जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही मुंगेरी लाल के सपने जैसे हवाई वादे हैं या दावे हैं, जो भी बहुत बड़ी बड़ी बात है, ये सब जो बना है ये तेजस्वी यादव और उनकी टीम ने बनाया है? आपका खाली पहले पन्ने पे छोटा सा फोटो नहीं, चिपकाया इसमें है, देखिएगा, या आप लोग ने बैठ के सबने डिस्कस हम किया? लोगों ने बैठा, एक ऑलरेडी कमेटी, सब कमेटी बना था, वीआईपी पार्टी से नूरुल हुदा साहब जो हैं, ये पूरा ड्राफ्ट किए हैं और एक एक चीज के लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया, एक एक चीज पे चर्चा हुआ। कोई उसमें से कुछ बातें जो है राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से निकल के आया, कुछ चीजें वीआईपी की तरफ से निकल के आया, कुछ हमारे लेफ्ट के साथी के दर से निकल गया, कुछ कांग्रेस से निकल गया, और सब कंबाइन करके हम लोगों ने एक संकल्प पत्र बनाया। तो ये जो आपकी पार्टी के जैसे हुदा साहब यहाँ बैठे हैं, कह रहे हैं वो भी गए, तो इसमें हिसाब किताब सब जोड़ा है? आप कह रहे हैं जीविका दीदी जितनी है उनको 30-30 हजार दे देंगे, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे देंगे, उसको पेंशन, इसको पेंशन, उसको नौकरी, सबको रेगुलराइज कर देंगे, संविदा को नौकरी दे देंगे। मतलब मैंने कहा ना, ऐसी स्थिति आपने कर दी कि सड़क पे कोई चलता हुआ मिला, पकड़ के नौकरी, सरकारी नौकरी, रिक्शा वाला मिला, पकड़ के सरकारी नौकरी, समोसा वाला मिला, चलो तो सरकारी नौकरी, ऐसा आपने कर दिया। हमने हिसाब किताब किया, जो आज सरकार में वो नहीं कर रहे थे, हमने हिसाब किताब करके हमने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। लेकिन सरकार तो 20 साल से नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने 125 किया, यानी कि हमारे एजेंडा को एडॉप्ट किया। हमने जो कहा उसको कॉपी किया। अगर हम नहीं कहते तो कॉपी नहीं करते। हमने कहा कि माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, ठीक है। उन्होंने कॉपी करके 1.25 करोड़ परिवार को, 1.25 करोड़ महिला माता बहन को 10,000 रुपया दे दिया। अगर हम ये 2500 रुपया की बात नहीं करते तो 1.25 करोड़ माता बहन के खाते में 10,000 रुपया नहीं पहुंचता। हमने कहा कि पेंशन हम बढ़ा के 1,500 रुपया करेंगे, तो 400 से 1,100 किए हैं। अगर हम नहीं अगर बोलते तो वो नीतीश जी 400 से 1,100 करते ही नहीं। तो हमारे कहने से आखिर ये सरकार तो किए हैं और करने लायक थे, लेकिन कर नहीं रहे थे। तो ये मान लीजिए ना कि हमारा विजन कितना स्ट्रांग है कि वो कर सकते थे लेकिन वो कर नहीं रहे थे, लेकिन हमारा विजन को कॉपी करके उन्होंने किया है। तो उसी तरीके से जब हम ये कह रहे हैं तो ये करने लायक है और वो कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। अच्छा, फिर सवाल उठता है, जैसे 2 पार्ट है। एक पार्ट है कि जो आपने कहा कि हर घर में सरकारी नौकरी, उस पर अपने आप सवाल है कि वो मुमकिन नहीं है, ऐसे ज्यादातर लोगों को मानते कि 2.5 करोड़ आप को लोगों को खाली नहीं, एक सवाल मैं पूछा कि मोदी जी ने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी तो देंगे, नहीं वो दिया मुमकिन ना, लगा। नहीं दिया ना। हाँ। मोदी जी ने नहीं दिया, जो कहा 2 करोड़ नौकरी, तो उस हिसाब से 22 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए। तो अभी तक सवाल करना चाहिए ना आपको। नहीं, हम तो जितना सवाल करते हैं वो आपको फिर पते नहीं है, उतना सवाल आप नहीं पता किए है। होंगे, क्योंकि आप अमित शाह के हेलीकॉप्टर में भी उड़े, आप 20 में नीतीश के साथ मंत्री भी रहे 2.5 साल। हम सवाल ही कर रहे हैं 11 साल से मोदी जी से, 22 करोड़ नौकरी अभी तक होनी चाहिए, हमने सिर्फ सवाल किया। मैं आपसे 22 लाख भी नहीं दिए। आप 22 लाख दी कि नहीं, इस पर भी हम नहीं जा 22 लाख रहे भी नहीं दिए। हाँ, चलिए मान, तो हम सवाल ही कर रहे हैं। अब बात यह है कि इस पर 2 पहलू, एक कितने लोगों को नौकरी कैसे देंगे, आपने कह दिया, तेजस्वी भी करें, हमारे पास प्लान है। अब बात आती है कितने लोग आएंगे कहां से। बिहार में 7.5 करोड़ वोटर हैं। अगर आप 2 करोड़ 2.5 करोड़ को नौकरी देना चाहें तो हर तीसरा आदमी, चौथा आदमी सरकारी नौकरी में आ जाएगा। उतने लोगों से काम क्या कराएंगे भाई? कराएंगे ना, क्या काम कराएंगे?
अभी आप बिहार देखिए- सरकार के 16 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्र और सब मिला के लगभग 25 लाख लोग बोलते हैं सरकारी कर्मचारी हैं। 25 लाख में मान लीजिए 5, 7, 10 लाख भर्तियां और बढ़ा देंगे, कुछ 3, 4 लाख वैकेंसी होगी, 40 लाख कर देंगे। लेकिन उसको 2 करोड़ 2.5 करोड़ करेंगे तो गली मोहल्ले में काम क्या ये करेंगे एक वो साथ लोग? में 2 करोड़ 2.5 करोड़ नौकरी नहीं होना है, ठीक है। ये एक साथ में 2 करोड़ 2.5 करोड़ आप लोगों को गलत आंकड़ा है, गलत आप अरे तो ट्रैक आप पे जा रहे हैं। स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हम ना। समय आएगा तो हम देंगे ना। या तो आप मुझे बता नहीं, दीजिए हम कि समय आएंगे, देखिए। हर घर में एक सरकारी नौकरी का हमारा पर्याय ये है, तो हम समझ लेंगे, हम ये सवाल यहीं खत्म कर देंगे। हमने कहा कि हमारा संकल्प है कि हर घर में सरकारी नौकरी देखना चाहते हैं और देंगे। हाँ। और उसके लिए जो उस कैटेगरी को फुलफिल करेंगे उनको हम लोग नौकरी देंगे। हाँ। वो अभी ये कितना होंगे क्या होंगे उस पर हम जब आएंगे मैदान में तब वो चीज स्पष्ट होगा। चलिए छोड़िए, अब आते हैं निषाद समाज पर। क्या आपने जैसे निषाद विकास संघ बनाया, आपने वहीं से शुरुआत की मुकेश जी, उसके बाद आपने वीआईपी पार्टी बनाई। जैसे निषाद की आबादी ओवरऑल निषाद समाज की बिहार में कितनी है? 11%। 11% है। इसमें निषाद भी है, बिंद भी, मल्लाह भी, तुरहा भी, मांझी भी, 15 उपजातियां हैं, सही 22 कह रहा हूं? उपजाति है। हैं? 22 चलिए 15-22 जो भी है, 22 उपजातियां जिसमें एक मल्लाह भी है। अब अपने सबको मल्लाही कहते हैं। हाँ, ये सबको- मल्लाह नहीं, मतलब सब मल्लाही है। निषाद लार्जर क्षत्रिय, लार्जर स्पेशल निषाद कह लीजिए, मल्लाह बोल दीजिए, बट सब एक ही है। तो अपने समाज के लिए क्या एजेंडा आपका है जो आप चाहते हैं, जो नहीं पूरा हुआ, चाहे अमित शाह के करीब होकर, चाहे बीजेपी सरकार में मंत्री बनकर, जो आप करना चाहते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहला है कि निषाद समुदाय को हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन मिले एससी का, और ये लड़ाई लड़कर हम दिल्ली तक पावर पहुंचाएंगे और हमारे सांसद होंगे। और मेरा मानना है कि देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है। जब बंगाल में रिजर्वेशन है तो बिहार में भी होना चाहिए। किसी कालखंड में अगर वो नहीं हो पाया, छूट गया, तो उसको पूरा करने का सरकार के पास जवाबदेही है, सरकार को करना चाहिए। मंडल सिफारिश जो है उसमें भी 38 नंबर पे निषाद को रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। तो हमारी सबसे बड़ा लड़ाई है, क्योंकि उसी लड़ाई लड़ते लड़ते आज पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गया संगठन। तो वो हमें सबसे पहले करना है। उसके बाद राज्य में हम जो भी चीज़ कह रहे हैं, हर घर नौकरी देने की बात करें, तो हर घर में निषाद भी आते हैं, उनके भी परिवार में उनके भी बच्चे को नौकरी मिलेंगे। माँ बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपये देना, तो उसमें निषाद परिवार भी आते हैं, उनको भी वो लाभ उनको मिलना है। तो राज्य के सभी जाति सभी धर्म के लिए हमें काम करना है, और उनके लिए काम करना रहा कि हाँ, कुछ फिशरमैन के लिए विशेष है, जो तालाब सूखते जा रहे हैं उनको ओढ़ाई करना, उसमें मछली पालन का एक बेहतर व्यवस्था करके देना। ये सारी चीज़ें जो है वो अराउंड जो विभाग के जरिए हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ठोस हो। जो आज मछली जो है आंध्र प्रदेश से या दूसरे प्रदेश से बिहार लाना पड़ता है, हम चाहेंगे कि बिहार में बड़े संख्या में मछुआरा है, बिहार में इतना मछली का उत्पाद हो कि दूसरे राज्य में भी इसका सप्लाई हो सके। इस रास्ते पे हम लोग सरकार में आने के बाद काम करेंगे, ताकि उनको रोजी रोटी संकट में न हो। जल स्तर नीचे जा रहा है तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे नदी तालाब सूखते जा रहे हैं, तो उसके ऊपर कैसे काम करना चाहिए उस पर हमने पहले सरकार में रह के भी हमने बहुत सारा काम किया, और आने वाले समय में काम करेंगे। अब आखिरी सवाल कि मुकेश सहनी 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ा रहे हैं, हालांकि एक जगह आपका सुगौली में मामला फंस गया, लेकिन मुकेश सहनी खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है, गठबंधन का सरकार बनाना है, और अगर हम चुनाव लड़ने के लिए चले जाते तो फिर हम क्या होता है कि हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते। तो तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं, आपसे ज़्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी जी पहले से 2015 से ही राघोपुर में चुनाव जीत रहे हैं। उस समय से वो वहाँ पे विधायक बने हुए, उनके लिए एक सीट है, और वहाँ पे वो विकास का निरंतर काम कर रहे हैं। वहाँ पे लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब आप कह रहे तेजस्वी यादव पहले से लड़ते रहे, 2 बार जीतते रहे, आप चूंकि 2 बार हार गए, इसलिए आप रिस्क नहीं लेना चाहते? हम हाँ ये भी कह सकते हैं। और आप रिस्क नहीं लेना चाहते कि हारने का? नहीं, हारने का रिस्क नहीं। राजनीति में देखिए, चुनाव लड़ना 2 ही को परिणाम आएगा, एक हार या जीत। हाँ। पिछली बार तबीयत खराब होने के, कोरोना होने के कारण चुनाव प्रचार में दूसरे क्षेत्र में लगने के कारण हम चुनाव अपना प्रचार नहीं देख पाए, इसके कारण चुनाव हम हार गए। तो इस बार ऐसा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना। जो हमारे अपने गृह क्षेत्र का जो सीट है, गोराबोराम सीट है, वहाँ पे हमारे छोटे भाई वहाँ से चुनाव लड़ रहे अच्छा, हैं। गौराबोरम में भी कोई पेच फंस गया है कि आरजेडी का वो सिंबल मिल गया और वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, उसको पार्टी से निकाल दिया गया, तो आपके भाई भी फंस गए वहाँ? नहीं, वहाँ पार्टी से अभी नहीं निकाला गया है। परसों तेजस्वी जी का कार्यक्रम है, वहाँ पे संतोष जी अधिकारी का वहाँ पे एक कैंडिडेट है। हाँ, वो कैंडिडेट जो है वो उनको सिंबल जरूर मिला था, उन्होंने नॉमिनेशन किया और उनको वापस करने के लिए कहा गया, तो वो प्रक्रिया के तहत जल्दी समय पे नहीं किए। तो पहले गौराबोरम से आप लड़ने वाले थे, ऐसा था क्या? बाद में आपने भाई को उतार दिया वहाँ से आखिर में? पहले ऐसा परिवार से कोई किसी को लड़ना था, और ऐसा भी था कि मैं भी शायद लड़ सकता था, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, अगर हम चुनाव मैदान में आ जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। हमें पूरा राज्य में अपने लोगों को जिताना है,
क्योंकि पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बने, गठबंधन के ज़्यादा विधायक बने, इसके उद्देश्य से हम तैयारी में लगे और इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और फिर एक एमएलसी भी है, वीआईपी पार्टी को मिलना है, तो हम उसी से सदन में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़े तीखे सवाल मैंने पूछे, इसके लिए आप उम्मीद है कि इस तरह और की, फिर आपको हम सरकार बनने के बाद आपको हम समय देंगे। नहीं, मैंने तेजस्वी यादव से कल लिखवा लिया है और सरकार अगर बनी क्योंकि वो जनता फैसला करेगी 14 तारीख को। नहीं, शुभकामना नहीं दे रहे हैं क्या? मैं पत्रकार हूं, मैं शुभकामना दे रहा हूं आपको, लेकिन मैं हम सर सर ऑब्वियसली आपको भी शुभकामना देंगे। कल को मैं अगर किसी बीजेपी के नेता का इंटरव्यू करूंगा तो उनको अशुभकामनाएं उनको भी नहीं दूंगा। एक बात, मैं पत्रकार हूं तो मुझे ये नहीं कहना है किसी दल से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन अगर आपकी सरकार बनी तो मैं जरूर चाहूंगा 14 के बाद भी आपसे मिलूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।